130 एसी के शुरुआत में रहेनिरा टारगेरियन आयरन थ्रोन पे बैठ गई थी और वो सातों किंगडम की क्वीन बनी। बट बस 6 महीने के बाद में किंग्स लैंडिंग में उसके राज के खिलाफ कुछ ऐसे भयानक दंगे फसाद शुरू हो गए कि रहेनिरा के राज को टोटली ओवरथ्रो किया गया। बट आखिर ये सब कैसे हुआ? रहेनिरा का साइरेक्स ड्रैगन और हाउस टारगेरियन के पास में अभी भी ड्रैगन पिट में कई सारे ड्रैगन्स थे, तो उन सब का क्या हुआ? किंग्स लैंडिंग में ऐसी क्या भयानक राइट्स हुई जिसके बाद में वेस्टेरोस का पूरा फ्यूचर चेंज हो गया? वो सब कुछ हम इस एपिसोड में एकदम डिटेल में अच्छे से जानेंगे। दिस इज द एपिसोड व्हेन क्वीन रहेनिरा गेट्स ओवरथ्रोन और इसी एपिसोड में होगा डाइंग ऑफ द ड्रैगन्स। तो वो सब हम जानने के लिए किंग्स लैंडिंग में कुछ ही टाइम में जरूर चलेंगे। बट वहां जाने के पहले आज के इस एपिसोड के शुरुआत में हम कुछ टाइम के लिए चलने वाले हैं नॉर्थ में विंटरफेल को। वहां जाकर हम जानेंगे कि आखिर लॉर्ड क्रीगन स्टार्क है कहां पर। तो जैसे कि हमने ऑल द वे बैक एपिसोड 5 ऑफ दिस सीरीज में देखा था कि जसेरिस और लॉर्ड क्रीगन स्टार्क के बीच में एक पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर होता है, जिसमें लॉर्ड क्रीगन स्टार्क जसेरिस को प्रॉमिस करता है कि वो अपनी नॉर्दर्न मैन की एक बड़ी आर्मी ब्लैक्स के कॉज के लिए यानी कि रहेनिरा के सपोर्ट के लिए जरूर भेजेगा। बट अभी उस एपिसोड 5 के बाद में अभी ये एपिसोड 32 आ गया। इतने टाइम में हमने कई सारे बैटल्स देखे और पूरे वेस्टेरोस में अलग अलग जगहों पर इस डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर में बड़े बड़े इवेंट्स भी हुए। बट लॉर्ड क्रीगन स्टार्क और उसकी नॉर्दर्न मैन की जो आर्मी उन्होंने प्रॉमिस की थी वो आखिर है कहां पर? तो अभी ये जानने के लिए हमें क्विकली थोड़ा सा इस पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन के वॉर के टाइमलाइन को समझना होगा। तो अभी मैं यहीं पे बता दूं कि वेस्टेरोस में तो वैसे तो कोई अपने रियल वर्ल्ड के तरह कुछ ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज नहीं होता, यानी कि वेस्टेरोस में कुछ जनवरी फरवरी ऐसे मंथ्स तो नहीं होते। बट आपको अच्छे से टाइमलाइन समझने के लिए मैं यहाँ पर ग्रेगोरियन मंथ्स का यूज करूंगा। तो बेसिकली किंग विसेरिस की मौत 129 एसी के फरवरी महीने के फर्स्ट वीक में हो गई थी और उसी के यही कुछ 2-3 दिनों के बाद में एगोन द सेकंड को एलिसेंट और ऑटो ने पूरे वेस्टेरोस का राजा बनाया था और उसी के बाद में डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर शुरू हो गया क्योंकि एगोन द सेकंड के खिलाफ रहेनिरा खड़ी हो गई। तो उसके बाद में हमने देखा कि रहेनिरा ने अपने फर्स्ट एवर ब्लैक काउंसिल में जसेरिस को एक्चुअली नॉर्थ को भेजा था और जसेरिस को नॉर्थ में विंटरफेल में पहुंचते पहुंचते यही कुछ 129 एसी का जून का महीना आ चुका था। तो उसके बाद में जसेरिस यही कुछ 1 महीना विंटरफेल में रहा और फिर लॉर्ड क्रीगन स्टार्क ने जसेरिस के साथ में एक पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर किया और उसकी नॉर्दर्न मैन की आर्मी देने का प्रॉमिस किया। तो वो होने के बाद में आगे सिर्फ 6 महीने के बाद में फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग हो चुका था और क्वीन रहेनिरा ने वहां पर आयरन थ्रोन का तख्त हासिल किया। अभी उसके बाद में अगले 5 से 6 महीने रहेनिरा आयरन थ्रोन पर बैठी और अभी हम इस पूरे एपिसोड में जो भी अलग अलग चीजें जानेंगे वो एक्चुअली टाइमलाइन में 130 एसी के अगस्त महीने में बसी है। सो बेसिकली मैंने आपको ये टाइमलाइन इसलिए समझाई क्योंकि ऐसे अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 13 मंथ्स का जो टाइम पीरियड था जिसमें डांस ऑफ द ड्रैगन का वॉर एकदम क्विकली पूरे वेस्टेरोस में होता है, उस पूरे टाइम पीरियड में नॉर्दर्न आर्मी को असेंबल करना एकदम ही इम्पॉसिबल था। हम तो जानते हैं कि ज्योग्राफिकली नॉर्थ का पूरा रीजन वैसे काफी बड़ा था और उसी की वजह से अलग अलग कोने में बसे हुए नॉर्दर्न मैन जो भी थे उनको विंटरफेल के आसपास आने में काफी देर लग गई। इसी में अभी नॉर्थ में विंटर अभी थोड़ा सा फर्स्ट स्टेज में आया हुआ था और उसी वजह से सभी मर्दों को अपने बीवी बच्चे और बूढ़े फैमिली मेंबर्स के लिए बराबर से राशन वगैरह जुगाड़ना था। उन सभी अच्छे तगड़े नॉर्दर्न मैन मर्दों को अच्छे से फार्मिंग करनी थी और आने वाले 2 साल के टाइम पीरियड के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को खाना वगैरह जुगाड़ना था। तो ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट काम उन नॉर्दर्न मैन के सामने थे। तो वो सब कुछ छोड़कर अपने फैमिली मेंबर्स को ऐसे ही छोड़कर वो वेपन्स लेके सीधा विंटरफेल को वगैरह नहीं जा सकते थे। तो लॉर्ड क्रीगन स्टार्क को भी समझा था कि उनके पूरे आर्मी को ऐसे एकदम इकट्ठा होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए उन्होंने अपने ही बैनरमैन हाउस डस्टिन के लॉर्ड रॉड्रिक डस्टिन यानी रॉडी द रूइन को सीधा बोल दिया था कि
तुम और बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट वहां पर साउथ के रीजन में अपने नॉर्दर्न मैन है उनको लेके तुम ब्लैक्स को सपोर्ट करो, मेरे लिए तुम वेट मत करो। तो इसी वजह से हमने देखा था कि रॉडी द रूइन के जो भी विंटर वुल्स थे वो कुछ अलग अलग बैटल्स में ब्लैक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुए थे। विंटर के आने के वजह से और नॉर्थ के बड़े ज्योग्राफी के वजह से पूरे नॉर्दर्न मैन के आर्मी को इकट्ठा होने में काफी समय लग गया। पूरे नॉर्दर्न आर्मीज को असेंबल होते होते 1 साल का टाइम ऐसे निकल ही गया। अभी हम 130 एसी के अगस्त महीने में हैं और अभी फाइनली लॉर्ड क्रेगन स्टार्क की 10,000 स्ट्रॉन्ग की मजबूत नॉर्दर्न आर्मी रेडी हो गई थी। धीरे धीरे हो के क्यों ना हो, बट ये मैसिव तगड़ी 10,000 स्ट्रॉन्ग की नॉर्दर्न आर्मी एकदम आराम से साउथ के तरफ अभी किंग्स लैंडिंग के तरफ मार्च करने निकल गई थी। बट सैडली इट वॉज अ बिट टू लेट, थोड़ी सी उनको आने में देरी हो गई। किंग्स लैंडिंग में आयरन थ्रोन पे बैठ के अभी सिर्फ 6 महीने होने के बाद ही रहेनिरा की अभी किंग्स लैंडिंग में हालत बहुत ही बुरी होने लगी थी। इस समय पर वो पर्सनली काफी लोनली फील करने लगी थी और उसके साथ में स्मॉल काउंसिल में भी अभी ज्यादा कोई लोग बाकी ही नहीं रहे थे। वहां पर अभी उसके लिए सिर्फ कोई इम्पोर्टेंट था तो रहेनिरा की मिस्ट्रेस ऑफ विस्परर, बहुत ही डेंजरस लेडी मिजरी यानी व्हाइट वर्म मिसारिया, वो अभी भी रहेनिरा के कानों में बहुत ही ज्यादा जहर घोल रही थी। उसने एक बार रहेनिरा को सीधा कह दिया, एडम वेलेरियन भागा मतलब वो धोखेबाज है, वो एक टर्न क्लोग है, इसीलिए वो किंग्स लैंडिंग को छोड़ के भागा, फट्टू कहीं का। ऐसी सब मिजारिया बहुत ही वाहियात बातें करती रहती। देन उसी में अभी आयरन थ्रोन के तिजोरी में बहुत ही कम पैसे हो गए थे और उसी की वजह से लॉर्ड बाल्टीमोर सेल्टिकर ने और भी ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए और एक बहुत ही हॉरिबल टैक्स को भी उन्होंने अनाउंस कर दिया। इस नए टैक्स के अनुसार अभी जिसे भी नए नए बच्चे होते हैं उनको एक अलग से एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, जिसे सभी लोग किंग्स लैंडिंग में फनी अंदाज में कॉक टैक्स कहने लगते हैं। और ये सब टैक्सेस सुन के लोग दिन ब दिन अभी बहुत गुस्से में आने लग गए थे, वो बहुत ही ज्यादा पागल होने लग गए थे। इन्हीं सब रीजंस के वजह से किंग्स लैंडिंग में छोटे मोटे रायट शुरू होते हैं, बट गोल्ड क्लोक्स उन सभी रायट्स को कंट्रोल में रखने में सक्सेसफुल हुए। अभी लॉर्ड बाल्टीमोर सेल्टिकार और मिसारिया के अलावा रहेनिरा के काउंसिल में और भी 2 इम्पोर्टेंट एडवाइजर शामिल थे जिनके बारे में हमने पहले ज्यादा जाना नहीं था। तो ये दोनों हैं नॉर्थ के हाउस मैंडरली के 2 भाई, बड़ा भाई सर मेड्रिक मैंडरली जो कि एक वन ऑफ द डेडलीस्ट नाइट माना जाता है, और उसका बस 1 साल से छोटा भाई लॉर्ड टोरेन मैंडरली जो कोई एकदम अच्छा तगड़ा नाइट तो नहीं है बट वो बहुत ही अच्छा एक पॉलिटिशियन है। तो वैसे तो ये दोनों भी मैंडरली ब्रदर्स जब से फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग हुआ था यानी कि ऑलमोस्ट 5 महीनों से स्मॉल काउंसिल के आउटसाइड एडवाइजर्स के तौर पे काम कर रहे थे, बट ऐसे कुछ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स अब तक नहीं थे। बट जैसे ही रहेनिरा को अभी कुछ लोगों की मदद लगने लगी थी तभी रहेनिरा ने इन मैंडरली ब्रदर्स को एकदम स्मॉल काउंसिल के कामों में भी इन्वॉल्व कराना शुरू कर दिया। तो जैसे कि हमने पहले जाना था कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को जेल में डाला गया था क्योंकि उन्होंने एडम वेलेरियन को रिहा किया था। तो हैंड ऑफ द क्वीन लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन जैसे एक एक्सपीरियंस बंदे की यहाँ पर अभी ओपिनियंस रहेनिरा को मिल नहीं रही थी और इसीलिए उसने यहाँ पर मैंडरली ब्रदर्स पर विश्वास रखना शुरू कर दिया। एक बार तो लॉर्ड टोरेन मैंडरली सीधा रहेनिरा को कह देते हैं कि उसे कॉर्लिस वेलेरियन को जेल में से रिहा करना चाहिए। इस समय पर लॉर्ड कॉर्लिस रेड कीप के डंजन्स में थे, तो इसीलिए टोरेन मैंडरली रहेनिरा को सलाह देते हैं कि बूढ़े कॉर्लिस वेलेरियन को रेड कीप के उनके रूम में अच्छे से बंदी बनाया जाए, ब्लैक सेल्स में उनको डालना अच्छा नहीं है। तो इस बात को रहेनिरा स्टूपिडली बिल्कुल भी नहीं सुनती। अभी बैटल ऑफ गलेट के बाद में वैसे तो हाउस वेलेरियन कुछ रिचेस्ट ऑफ द वेस्टेरोस नहीं रहा था, वो अपना आधा वेल्थ गंवा चुके थे, बट अभी भी हाउस वेलेरियन वेस्टेरोस में काफी पावरफुल था और उनके लॉर्ड यानी कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन
वेलेरियन अभी भी पूरे वेस्टेरोस में बहुत रिस्पेक्टेड थे। उनकी अभी भी काफी अच्छी पावर थी और कॉर्लिस मतलब कोई एरा गैरा नत्थु गैरा नहीं था। ऐसे लेजेंडरी बंदे को अगर तुम प्रिजन में डालोगे तो लोगों का आप पर से विश्वास उड़ना ही है। तो लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को इस तरीके से काफी टाइम तक बंदी रखने के वजह से किंग्स लैंडिंग के रिवर गेट पर गोल्ड क्लोक वर्सेस हाउस वेलेरियन के सपोर्टर्स ऐसी कुछ एक छोटी सी बैटल होती है और उसमें वेलेरियन मेन एट आर्म्स और नाइट्स ने गोल्ड क्लोक्स को सीधा नॉकआउट किया, कुछ गोल्ड क्लोक्स को मार दिया और वेलेरियन सपोर्टर्स सीधा किंग्स लैंडिंग को छोड़ के ब्लैक वाटर बे से निकल गए। तो ऐसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें अभी किंग्स लैंडिंग में शुरू होने लगी थी और इसी में आता है वेस्टेरोस के इतिहास का सबसे हिस्टोरिक, सबसे आइकॉनिक दिन। ये दिन था 130 एसी के अगस्त महीने का और इस दिन के एकदम सुबह सुबह ही एक पहली गद्दारी हुई। इंट्रोड्यूसिंग सर डेनिस वुडराइट एंड सर थोरन ट्रू। तो अभी ये दोनों भी वैसे जाबाज योद्धा थे और ये दोनों एक्चुअली लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन के स्वॉन शील्ड होते हैं। ये भी उन्हीं वेलेरियन मेन एट आर्म्स में से थे जिन्हें बहुत ही गुस्सा आया था कि उनके लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन को क्वीन रहेनिरा ने रेड कीप के डंजन्स में रखा है। तो एक दिन ये दोनों भी जाबाज प्लान करते हैं कि वो सीधा रेड कीप में घुसेंगे और लॉर्ड कॉर्लिस को रिहा करेंगे। तो इस दिन के एकदम अर्ली मॉर्निंग यही कुछ 6 बजे के आसपास सुबह सुबह सर डेनिस वुडराइट और सर थोरन ट्रू अपने साथ में यही कुछ 20 तगड़े वेलेरियन मेन एट आर्म्स को लेते हैं और सीधा रेड कीप के डंजन्स में घुसने के लिए अटैक करते हैं। ऑन द वे वो जितने भी गोल्ड क्लोक्स और जो भी मेन एट आर्म्स वहां पर रखे गए थे उनको नॉकआउट करते हैं, कईयों को मारते हैं और वो ऑलमोस्ट कॉर्लिस वेलेरियन जहां पर रखे गए थे वहां पर पहुंच ही गए। बट देन वहां पर पहुंचते ही उनके आगे पीछे यही कुछ 100 मेन एट आर्म्स आ जाते हैं और उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी एक गद्दारी हुई थी और ये गद्दारी की थी एक होर ने। तो रहेनिरा की मिस्ट्रेस ऑफ विस्परर लेडी मिजारिया बहुत ही डेंजरस थी और उसका पूरे किंग्स लैंडिंग में एक अच्छा खासा नेटवर्क था। तो उसी नेटवर्क में से एक होर मिसारिया को इंफॉर्मेशन देती है कि सर थोरन ट्रू और उनका एक साथी डेनिस वुडराइट कॉर्लिस वेलेरियन को रिहा करने की कोशिश करेंगे। और ये जो होर थी वो एक्चुअली सर थोरन ट्रू की ही थी। सर थोरन ने पागलों के तरह इस सीक्रेट हमले की जानकारी दारू के नशे में उस होर को दे दी थी और उस होर ने उस इंफॉर्मेशन को मिसारिया को दिया। तो इसी वजह से सर डेनिस वुडराइट और सर थोरन ट्रू का ये जो प्लान था कॉर्लिस वेलेरियन को रिहा करने का वो एकदम स्टूपिड अंदाज में फेल होता है। लेडी मिजारिया का इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छा रहा, वो अच्छे से उनके प्लान को नाकाम करने में सक्सेसफुल होती है। बट ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं। अभी तो मिसारिया और क्वीन रहेनिरा के सामने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इस दिन शुरू हो गए थे। यही कुछ आधा दिन ऐसे ही चला जाता है। यही कुछ दोपहर के 2-3 बज चुके थे और इस समय के आसपास पूरे किंग्स लैंडिंग में एक बहुत ही सैड, दर्दनाक, भयानक न्यूज़ फैलती है। ये न्यूज़ थी हेलेना टारगेरियन के सुसाइड की। राजमाता एलिसेंट के बेटी और एगोन द सेकेंड के वाइफ हेलेना टारगेरियन ने रेड कीप में जो मेगोर्स होल्डफास्ट का टॉवर था वहां से उसने कूद के सुसाइड की थी। तो रेड कीप के अंदर एक मेगोर्स होल्डफास्ट करके जो लोकेशन था वो एक लिटरली कैसल इनसाइड द कैसल था। ये कैसल मेगोर द क्रूअल टारगेरियन ने बनवाया था, इसीलिए इसे मेगोर्स होल्डफास्ट कहते हैं। तो अभी इस मेगोर्स होल्डफास्ट का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा इमेजिन करना होगा। तो एक्चुअली ये रेड कीप के मैसिव कैसल के अंदर एक छोटा कैसल था और इस कैसल में खास करके राजा रानी और सिर्फ रॉयल फैमिली के इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर इमेजिन करना है कि रेड कीप के अंदर ये जो कैसल बसा हुआ होता है वो एक्चुअली एक सिर्फ छोटे से ड्रॉ ब्रिज से कनेक्टेड रहता है मेन रेड कीप के साथ में और उसके आजू बाजू में सब जगह पर एक ड्राई मोट थी जिसमें कई सारे बड़े बड़े स्पाइक्स नीचे थे। तो यही जो नीचे ड्राई मोट थी, ये जो स्पाइक्स नीचे थे उस पे सीधा हेलेना ऊपर से कूदती है और
उन स्पाइक्स में उसकी बॉडी पूरी तरह से इम्पेल होके वो वहां पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारी गई। कहा जाता है कि जैसे ही हेलेना ने अपना दम तोड़ा तो ड्रैगन पीट में उसका प्यारा ड्रैगन ड्रीम फायर चिल्ला उठा। हेलेना के प्यारे ड्रैगन ने अपने राइडर के डेथ को महसूस किया था और वो गुस्से में यहाँ वहां होने लगी, आग मारने लगी और उसके इस एग्रेसिव बर्ताव के वजह से सभी ड्रैगन कीपर्स की फट गई। लकीली वहां पर ड्रीम फायर को अच्छे से 20 चेन्स में बांधा हुआ था। अगर वैसा नहीं होता तो वो गुस्से में पूरा किंग्स लैंडिंग ही जला देती। अभी यहाँ पर हम हेलेना के डेथ की बात करते हैं तो उसके रिलेटेड कई सारी थियरीज हमें बुक में देखने मिलती है। सबसे पहले तो मशरूम ने कहा कि रेनिरा ने हेलेना का बदन पूरे किंग्स लैंडिंग में यहाँ वहाँ पर बेचा था और उसी वजह से वो एक्चुअली प्रेग्नेंट हुई थी और उसे वो बच्चा नहीं चाहिए था, इसीलिए हेलेना ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद में यूस्टस का ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट था। वो कहते हैं कि उन्होंने एक्चुअली हेलेना को लेडी मिसारिया के साथ में देखा तो उनके मुताबिक लेडी मिसारिया ने हेलेना को सीधा बता दिया कि हेलेना का बेटा मेलॉर किस तरीके से टुकड़े टुकड़े करके मारा गया। तो अभी अपने 3 क्रॉनिकलर्स ऑफ द डांस में से 2 क्रॉनिकलर्स ने हेलेना कैसे मारी गई हो सकती है उसकी कुछ हमें स्टोरीज बताई और इसमें से आपको जो स्टोरी चूज करना है वो आप कर सकते हो, बट बॉटम लाइन यही है कि हेलेना मारी गई थी। तो हेलेना की मौत हो गई है, इसके बारे में पूरे किंग्स लैंडिंग में पता चलने लगता है और खास करके क्विकली पूरे किंग्स लैंडिंग में ऐसी रूमर्स फैलती है कि हेलेना को खुद क्वीन रेनिरा ने मेगोर्स होल्डफास्ट से नीचे फेंका। अभी ये रूमर्स एक्चुअली इस समय पर कहाँ से आई, कौन फैला रहा है, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं थी, बट एक बात पक्की थी कि पूरे किंग्स लैंडिंग में अचानक से क्वीन रेनिरा के खिलाफ अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। किंग्स लैंडिंग में बसे हुए सभी स्मॉल फोक बहुत ही सैड होते हैं और गुस्सा होते हैं क्योंकि उनके फेवरेट हेलेना को मार दिया गया था। अभी हेलेना की मौत वैसे तो सुसाइड हो सकती है, बट पूरे किंग्स लैंडिंग में रूमर स्ट्रांग हो गई थी कि हेलेना का मर्डर किया गया है और उसी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए। ऑलमोस्ट 1.5 साल के बहुत ही डेंजरस वॉर के बाद में पूरे किंग्स लैंडिंग में सभी स्मॉल फोक ना ग्रीन्स के सपोर्टर थे और ना ही वो एकदम ब्लैक्स के सपोर्टर्स थे, बट एक बात पक्की थी कि किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक में हेलेना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। सभी किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक हेलेना को बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि वो हमेशा उनसे जाके मिलती, उनके प्रॉब्लम्स को समझती और उसे सुलझाती। हेलेना मतलब किंग्स लैंडिंग के सभी स्मॉल फोक की एक तरीके से चहीती टारगेरियन बन चुकी थी और उसका और ड्रीम फायर का जोड़ी जब भी किंग्स लैंडिंग में घूमता था तभी सब लोग हेलेना के नाम के नारे लगाते। ड्रीम फायर और हेलेना का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और उन दोनों का किंग्स लैंडिंग के जनता के साथ में कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो हेलेना टारगेरियन के साथ में बहुत ही पूरे लाइफ में ट्रैजिक चीजें हुई थी और जैसे ही हेलेना टारगेरियन की खुद की मौत आज होती है तो इस मौत की ट्रेजेडी स्मॉल फोक बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन सब का बस एक ही कहना था, इनफ इज इनफ। और इसी के साथ साथ पूरे किंग्स लैंडिंग के गुस्से का यहाँ पर वोल्केनो फट गया। हेलेना के डेथ के बाद में सभी किंग्स लैंडिंग के लोग रास्ते पे आ गए और यहाँ वहाँ पर आग लगाने लग गए। फ्ली बॉटम के रास्तों पर यही कुछ 4 से 5 हजार लोग आ गए थे और वो यहाँ वहाँ पर तबाही शुरू करते हैं, आग लगाना शुरू करते हैं, जो भी शॉप्स होते हैं उनको लूटना शुरू करते हैं, सब जगह पर तोड़फोड़ शुरू हो गई और ऐसा करते करते वो जस्टिस फॉर हेलेना के नारे लगाने लगते हैं। किंग्स लैंडिंग के फ्ली बॉटम के बड़े रीजन में सब जगह पर तबाही शुरू हो गई थी, सब जगह पर लोग आग लगाना शुरू कर दिए थे, यहाँ वहाँ पर होम्स को लूटा जा रहा था। जितने भी किंग्स लैंडिंग में नोबलमैन वगैरह थे उनको लूटना शुरू हो गया और कई सारे नोबलमैन पर कीचड़ उछालना शुरू हो गया। ये सब रायट शुरू होती है तो ऑब्वियसली गोल्ड क्लोक्स उनको रोकने के लिए जाते हैं क्योंकि वो किंग्स लैंडिंग के एक तरह के पुलिसमैन हैं, बट उन गोल्ड
गोल्ड क्लोक्स को जो भी स्मॉल फोक होते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लग गए। कहीं पर भी गोल्ड क्लोक्स जाते तो उनकी तादाद यही कुछ 100-200 की होती, बट उनके खिलाफ 1000-2000 स्मॉल फोक होते। तो उसी वजह से कई बार गोल्ड क्लोक्स भी इस राइट्स के सामने से यहाँ वहाँ पर भागने लग गए, क्योंकि वो इतने ज्यादा तादाद के स्मॉल फोक को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। इसी में किंग्स लैंडिंग के इस भयानक राइट्स की सबसे पहली ट्रेजेडी हुई लॉर्ड बाल्टीमोर सेल्टिगार की मौत। तो लॉर्ड बाल्टीमोर सेल्टिगार एक्चुअली अपने एक बहुत ही बड़े आलीशान से मैंशन में रहते थे, और उस मैंशन का पता अच्छी तरीके से स्मॉल फोक को पता था। हमने तो पहले ही जाना था कि लॉर्ड बाल्टीमोर के ऊपर सभी स्मॉल फोक कितने गुस्से में थे, और उसी गुस्से का बदला आज उन्होंने लिया। तो लॉर्ड बाल्टीमोर सेल्टिगार के मैंशन के बाहर वैसे तो अच्छी सिक्योरिटी थी, बट फ्ली बॉटम के एरिया का एक गैंग लीडर वॉट द टैनर नाम का एक बंदा जो था, वो यही कुछ 200 लोगों की अपनी एक स्मॉल फोक की गैंग बनाकर सीधा लॉर्ड बाल्टीमोर सेल्टिगार के मैंशन में घुस गया। वॉट द टैनर के लीडरशिप में वहां पर उस मैंशन में सभी को मारा गया, और सबसे एंड में लॉर्ड बाल्टीमोर सेल्टिगार को बहुत ही बुरी तरीके से पीट पीट के मार दिया गया। फिर उसके बाद में तो वॉट द टैनर ने लॉर्ड बाल्टीमोर का सीधा गला भी काटा, और अपने एक स्पाइक में उसे घुसाकर वो वापस रायट्स बाहर जाके करने लग गया। तो ये सब कुछ बहुत ही हॉरिबल चीजें अभी इस समय पर किंग्स लैंडिंग में शुरू हो चुकी थी। पूरे सिटी में अलग अलग जगहों पर कुछ ना कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम शुरू हो गए थे, रायट्स प्रॉपरली शुरू हो गए थे, और इसी में वापस कॉबलर स्क्वायर पर शेपर्ड का एक भाषण शुरू हो गया। यहाँ पर हमेशा की तरह शेपर्ड एकदम भड़काऊ भाषण दे रहा था, और उसको देखने के लिए कॉबलर स्क्वायर पर लोग आते हैं। बट इसके पहले के जो भी शेपर्ड के भाषण थे, उसके लिए हमेशा यही कुछ 500 से 1000 लोग आते रहते, और वो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते। बट आज का दिन डिफरेंट था। आज के इस दिन पर जैसे ही शेपर्ड भाषण देना शुरू करता है, तो 1000 के लोग बस कुछ ही घंटों में 5000 हो गए थे, और उनके सामने शेपर्ड ने एक बहुत ही डेडली भयानक भाषण दिया। आयरन थ्रोन पर एक और बेटी है जिसने अपने ही फैमिली मेंबर्स को मारा। उसी के पापों के वजह से आज किंग्स लैंडिंग में मदर्स मर्सी नहीं रही। सब जगह पर अफरा तफरी मची है। आज किंग्स लैंडिंग में कोई भगवान ज्यादा नहीं टिक पाता। अगर आज किंग्स लैंडिंग में अगर कोई भगवान है तो वो सिर्फ है स्ट्रेंजर। आज किंग्स लैंडिंग पर वो स्ट्रेंजर काले घोड़े पर बैठ के आया है, अपनी जलती हुई आंखों से। वो हमेशा आता है और वो आता रहेगा। हाँ, स्ट्रेंजर आएगा और इस पापों के शहर, शैतानों के शहर किंग्स लैंडिंग को मुक्ति दिलाएगा। क्या आप सुन सकते हो? क्या आप सुन सकते हो? स्ट्रेंजर आ गया, वो आ गया। स्ट्रेंजर आ गया, वो आ गया, वो आ गया। क्या आप सुन सकते हो? वो आ गया। ऐसी कुछ भयानक बातें करके शेपर्ड यहाँ पर सबको भड़काने लगता है, और सब लोग एक एक करके चिल्लाने लगे, वो आ गया, वो आ गया, हियर ही कम्स, हियर ही कम्स। ऐसा कह के किंग्स लैंडिंग की पागल जनता आज के दिन खुद ही स्ट्रेंजर बनती है, और यहाँ वहाँ पर वो सब जगह पर तबाही शुरू करते हैं। तो अभी ये सब कुछ बहुत ही बड़े प्रॉब्लम्स किंग्स लैंडिंग में शुरू हो गए थे। तो ऑब्वियसली कमांडर ऑफ द सिटी वॉच सर लूथर लार्जेंट को कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने थे। सबसे पहले तो सर लूथर लार्जेंट ने यही कुछ 500 तगड़े गोल्ड क्लोक्स की एक मस्त टीम बनाई, और उन्होंने एक एक रीजन्स पर कब्जा करने का प्लान शुरू कर दिया। ह्यूज 7 फुट के सर लूथर लार्जेंट अपने मैसिव घोड़े पर बैठे, और वो सीधा किंग्स लैंडिंग के शहर में यहाँ वहां पर घूमने लग गए। जैसे ही सर लूथर लार्जेंट को सब लोग देखने लग गए, तो कईयों की वैसे फटने लग गई थी। सब लोग यहाँ वहां पर भागने लग गए। सर लूथर लार्जेंट कॉबलर स्क्वायर से यही कुछ 500 मीटर के दूरी पे पहुंच गए थे, और वो अभी इस समय पर डायरेक्टली शेपर्ड के तरफ घुसने लग गए।
मैसिव सर लूथर लार्जेंट और उनके 500 गोल्ड क्लोक्स के तगड़े यूनिट ने यहाँ वहाँ पर सबकी पिटाई शुरू कर दी और सभी स्मॉल फोक खौफ में यहाँ वहाँ पर डर के भागने लग गए। ऐसे करते करते सर लूथर लार्जेंट अभी सिर्फ शेपर्ड से 100 मीटर के दूरी पे आ गए थे और उनके नजर में अभी शेपर्ड आ गया था। सर लूथर दूर से ही चिल्लाकर अपने सभी गोल्ड क्लोक्स को कहते हैं, वो रहा शेपर्ड, पकड़ो उसे, पकड़ो। जैसे ही सर लूथर ऐसी सब हरकतें करते हैं तो कमीना शेपर्ड बस दूर से हंसता है उनके मुंह पर और वो वहां से निकल गया। सर लूथर ने और जोर से चार्ज किया बट उस चार्ज को रोकने के लिए बीच में कुछ स्मॉल फोक आ जाते हैं और इसी में सर लूथर एक्चुअली एक बेकर जो बंदा था उसको एक स्पीयर से मार गिराते हैं और फिर उसके बाद में एक छोटी सी बच्ची सर लूथर के मैसिव घोड़े के नीचे कुचली गई। जैसे ही ये दो चीज़ें हुई तो पहले जो एक्चुअली सर लूथर और गोल्ड क्लोक से डरे हुए लोग थे उनका डर इस समय गुस्से में बदल गया। लोगों ने यहाँ वहाँ पर गिरे हुए पत्थर सर लूथर और उनके यूनिट पर फेंकने शुरू कर दिए और देखते ही देखते वहाँ पर और एक वापस बड़ी रायट शुरू हो गई। कुछ स्मॉल फोक के पास में यहाँ पर कुछ छोटे मोटे हथियार भी थे, उन्होंने वो हथियार निकाले और देखते ही देखते स्मॉल फोक वर्सेस सर लूथर लार्जेंट की यूनिट ऐसी वहाँ पर बैटल शुरू हो गई। सिटी वॉच के गोल्ड क्लोक्स के कई सारे अलग अलग मैसिव घोड़ों ने स्मॉल फोक को यहाँ वहाँ पर कुचलना शुरू कर दिया और कई सारे गोल्ड क्लोक्स ने स्मॉल फोक को आसानी से मारना शुरू कर दिया। बट एक बात हमें यहाँ पर भूलनी नहीं है कि उस समय पर ऑलमोस्ट 4 से 5,000 स्मॉल फोक वहाँ पर मौजूद थे और उनके सामने सिर्फ 300 से 500 गोल्ड क्लोक क्या ही करेंगे। एक गोल्ड क्लोक अगर 2-3 स्मॉल फोक को मार भी गिराता है तो उसके सामने और 10 आ जाते और वो 10 स्मॉल फोक एक गोल्ड क्लोक को मार देते। ऐसे ही इक्वेशन अगर आप हर एक गोल्ड क्लोक के साथ लगाते हो तो 5,000 के स्मॉल फोक उन 500 गोल्ड क्लोक्स को बहुत ही बुरी तरीके से वही के वही कॉबलर स्क्वायर के आसपास स्लॉटर कर देते हैं। हर जैसे ही किसी गोल्ड क्लोक को बुरी तरीके से मारा जाता था तो उसी गोल्ड क्लोक के अच्छे हथियार लेके स्मॉल फोक बाकी गोल्ड क्लोक्स को मारते हैं और वैसे ही एक चेन रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और देखते ही देखते पूरे गोल्ड क्लोक्स के जो भी अच्छे हथियार वगैरह थे वो सभी आ गए स्मॉल फोक के पास में। इसी में अभी हमें बात करनी होगी सर लूथर लार्जेंट की। उनको भी उनके घोड़े से बहुत ही बुरी तरीके से नीचे फेंकाया गया और उनके आजू बाजू में मौजूद यही कुछ 20-30 लोगों ने पत्थर से उनके बॉडी को पीटना शुरू कर दिया। अब इसके बाद में सर लूथर के साथ में क्या हुआ ये तो आप समझ ही सकते होंगे। उनके पूरे बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से कुचल के मारा गया। तो ये सब शुरू रहते वहाँ पर वॉट द टैनर भी आ गया था और एक्चुअली उसके हाथ में कटा हुआ लॉर्ड बाल्टीमोस का सर था और उनके बॉडी के अलग अलग टुकड़ों से उसने एक नेकलेस बनवाया था। अभी ये सब होने के बाद में शेपर्ड एकदम एक बॉस के तरह यहाँ वहाँ पर किंग्स लैंडिंग में घूमने लगता है और उसके पीछे ऑलमोस्ट 4 से 5,000 लोगों का एक जो मॉब था वो उसे सपोर्ट करता रहता है। इन्हीं सपोर्टर्स में से एक बड़ा सपोर्टर था वॉट द टैनर जिसने अभी सर लूथर लार्जेंट का खूबसूरत व्हाइट हॉर्स ले लिया था और उस मैसिव से व्हाइट हॉर्स पर बैठकर अभी वॉट द टैनर एकदम स्वैग में घूमने लग गया। इस समय पर वॉट द टैनर के हाथ में लॉर्ड बाल्टीमोस का कटा हुआ सर था और उसने अपने गले में लॉर्ड बाल्टीमोस के अलग अलग टुकड़ों का एक नेकलेस बनवा कर पहना था। तो इस तरीके से वॉट द टैनर और शेपर्ड अभी किंग्स लैंडिंग में एकदम ही पावर में घूमने लगते हैं और उन्हें सभी लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि एक तरीके से शेपर्ड इस समय पर किंग्स लैंडिंग का एक राजा ही बन गया था। तो अभी ऐसी सब किंग्स लैंडिंग में रायट्स बहुत ही बुरी तरीके से शुरू हो गई थी और इसी में अभी हम चलते हैं स्ट्रीट ऑफ सिल्क पर जहां पर एक हाउस ऑफ किसेस नाम का ब्रॉथल है
और इस ब्रॉथल में आज के दिन का यहाँ पर किंग्स लैंडिंग का एक दूसरा राजा बनाया गया। तो किंग्स लैंडिंग में ये जो हाउस ऑफ किसेस करके जो भी होर हाउस था, उस होर हाउस में एक एसी करके बंदी थी और उसकी एक लेस्बियन पार्टनर थी सिल्वेना सैंड, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत डॉर्निश होर थी। तो इन दोनों होर्स ने उनके बेटे को न्यू किंग ऑफ वेस्टेरोस करके डिक्लेयर कर दिया। तो इफ़ यू रिमेंबर, तो एगोन द सेकेंड हमेशा से ही थोड़ा सा अय्याश बंदा रहा था। वो हमेशा होर हाउस को विजिट करता और वो अलग अलग किंग्स लैंडिंग के होर हाउसेस में कई सारे औरतों के साथ में संबंध बनाता। तो अपेरेंटली एगोन द सेकेंड को ये एसी नाम की होर बहुत ही पसंद थी और उसके साथ में उसने कई बार संबंध बनाए थे। और उन्हीं के रिलेशनशिप के बाद में एसी को एक बेटा हुआ था जिसके बाल एग्जैक्टली वाइट सिल्वर टारगेरियन कलर के थे। तो ये जो सिर्फ 4 साल का बच्चा था, इसका नाम है गेमॉन पेल हेयर। अभी इसको सभी हॉर्स वहां पर पेल हेयर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके हेयर का कलर एकदम पेल वाइट टारगेरियन कलर का था। तो अभी ये जो गेमॉन पेल हेयर था वो एसी और सिल्वेना के मुताबिक एगोन द सेकेंड का बास्टर्ड बेटा है और उसी वजह से आयरन थ्रोन पर उस गेमॉन का हक है, ऐसा वहां पर एसी और सेक्सी सिल्वेना सैंड ने वहां पर सबको बता दिया। और देखते ही देखते, बिलीव इट और नॉट, गेमॉन पेल हेयर ही हमारा किंग है, ऐसा कहने वाले ऑलमोस्ट 1000 लोग वहां पे हो गए। किंग्स लैंडिंग के उन सारे गंदे इलाकों के जितने भी गुंडे लफंगे वगैरह थे, जितने भी हॉर्स वगैरह थे, उन सभी का ये किंग बनता है गेमॉन पेल हेयर। तो अभी यहाँ पर मैं बता दूँ कि कुछ थियरीज के अनुसार हमने इसी गेमॉन पेल हेयर को हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट सीजन में भी देखा था। तो अभी ये तो दूसरा किंग हुआ गेमॉन पेल हेयर आफ्टर शेपर्ड, बट इसके अलावा किंग्स लैंडिंग में और एक थर्ड किंग भी उभर के आया और इस किंग को बनाया था एक हेज नाइट ने। तो जैसे ही किंग्स लैंडिंग में सब जगह पर बहुत ही डेडली रायट शुरू हो गए थे, तो सबसे ज्यादा बड़े रायट्स तो फ्ली बॉटम के इलाके में हुए थे। तो इस फ्ली बॉटम के इलाके में एक बहुत ही डेडली, बहुत ही जबरदस्त नाइट था। ये एक एक्चुअली हेज नाइट होता है और इसका नाम है सर पर्किन द फ्ली। तो अभी ये जो सर पर्किन द फ्ली यानी कि फ्ली बॉटम का जो फेमस हेज नाइट था, उसने अपने खुद के स्क्वायर ट्रिस्टन करके बंदे को ही किंग करके डिक्लेयर कर दिया और फ्ली बॉटम के सभी भिखारियों का ये एक नया राजा बन गया। सर पर्किन द फ्ली ने अपने इस स्क्वायर ट्रिस्टन को किंग घोषित करते हुए सीधा सबको बता दिया कि ये जो ट्रिस्टन है वो एक्चुअली किंग विसेरिस का बास्टर्ड है। तो इस ट्रिस्टन के भी वैसे वाइट हेयर थे और वो भी थोड़ा बहुत टारगेरियंस के तरह दिखता और उसी के वजह से फ्ली बॉटम के सभी भिखारियों में, सभी वहां पर फ्ली बॉटम के जितने भी गटर छाप लोग थे, वो सभी लोग सर पर्किन द फ्ली के इस बात को मानते हैं और वो सीधा उस ट्रिस्टन को अभी राजा समझने लगते हैं। तो इस तरीके से किंग्स लैंडिंग में बहुत ही भयानक रायट शुरू हो गए थे और पूरा लॉलेसनेस इस शहर में छा गया था। बट इन सभी बहुत ही सैड चीजों में एक दो अच्छी चीजें भी यहाँ वहां पर छोटी मोटी हो रही थी। एक्चुअली किंग्स लैंडिंग के जो टोटल 7 गेट्स थे, उन 7 गेट्स में से 2 गेट्स ओल्ड गेट और ड्रैगन गेट के आसपास का एरिया काफी कंट्रोल में आ गया था और ये कंट्रोल लाने में सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है सर बेलॉन बिर्च को। तो ये सर बेलॉन बिर्च या फिर सर बेलॉन बिर्क इनका प्रोनाउंसिएशन है, आई एम नॉट सो श्योर, इन्हें अभी हम बिर्क ही कहते हैं। तो ये जो तगड़े नाइट सर बेलॉन बिर्क होते हैं वो एक्चुअली रेनिरा के लॉयलिस्ट है, बहुत ही तगड़े नाइट होते हैं और वो काफ़ी टाइम से गोल्ड क्लोक्स में भी रहे थे। तो उन्हीं के लीडरशिप में ओल्ड गेट और ड्रैगन गेट के आसपास का इलाका गोल्ड क्लोक्स ने अच्छे से कंट्रोल में लाया था। और उसी के साथ साथ और एक यहाँ पर नाइट होते हैं सर
गार्थ द हेयरलिप, उन्होंने भी एक्चुअली रेनिस के हिल के यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसे थोड़ा सा कंट्रोल में लाया था। देन इसके बाद में आते हैं सर मेड्रिक मैंडरली, वो भी अपने 100 डेंजरस मैंडरली मेन के साथ में एगोन्स हाई हिल के यहाँ पर जाते हैं और वहाँ का एगोन्स हाई हिल से लेके आयरन गेट तक का पूरा एरिया अच्छे से सिक्योर करते हैं। बट अभी ऐसे 2-3 इलाके मतलब पूरा किंग्स लैंडिंग नहीं होता। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द किंग्स लैंडिंग अभी भी बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था और सब जगह पर तबाही शुरू थी। लॉर्ड टोरेन मैंडरली अपने यही कुछ 200 अच्छे नाइट्स के साथ में एक्चुअली फिशमॉन्गर स्क्वायर चले गए थे और वो वहां पर जाके बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि वो एरिया इस समय पर सर परकिन द फ्ली के अंडर था। वहां के एरिया में एक्चुअली सर परकिन द फ्ली और किंग ट्रिस्टन के कई सारे सपोर्टर्स यानी कई सारे भिखारी चोर लफंगे जो भी थे वो उस इलाके में थे। वहां पर कई सारे सर परकिन के गटर नाइट्स भी थे जो कि एक्चुअली बहुत ही खराब फाइटर्स होते हैं, बट सर परकिन ने उन्हें नाइट्स बनाया था और इसीलिए उन्हें सब लोग गटर नाइट्स कहते। तो ये बहुत ही फालतू गटर नाइट्स भी वहां पर थे। वो कुछ एकदम अच्छे फाइटर्स वगैरह तो नहीं होते, बट उन सभी स्मॉल फोक की वहां पर तादाद बहुत ही ज्यादा थी। फिशमॉन्गर स्क्वायर और रिवर गेट के आसपास का पूरा एरिया किंग ट्रिस्टन यानी कि सर परकिन द फ्ली के अंडर आ गया था और वहीं पे गलती से टोरेन मैंडरली ने मार्च कर दिया। वहां पर जैसे ही वो घुसने की कोशिश करते हैं तो उनके कई सारे मैंडरली मेन एट आर्म्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारना शुरू हो गया। टोरेन मैंडरली अपने घोड़े से यहाँ वहां पर नजर घुमाते हैं तो उनको समझता है कि उनको अगर बचना है तो वहां से क्विकली भागना होगा, क्योंकि सब जगह पर गोल्ड क्लोक्स की लाशें पड़ी हुई थी और उनके मैंडरली मेन एट आर्म्स भी अभी बुरी तरीके से मारे जाने लगे थे। तो टोरेन मैंडरली वहां पर समझदारी दिखाते हैं और वो एकदम क्विकली वहां से लिटरली भाग के गए रेड कीप में। तो इस तरीके से टोरेन मैंडरली तो अच्छी तरीके से भाग निकले, वो बच गए, बट इस तरीके से बचना सर लॉरेंस मारब्रांड के नसीब में नहीं था। क्वीन रेनिरा के फेवरेट कमांडर ऑफ किंग्स गार्ड सर लॉरेंस मारब्रांड भी यही कुछ 100 लोगों को लेके फ्ली बॉटम में गए थे ताकि वो ट्रिस्टन और परकिन द फ्ली को ख़त्म कर सके। बट उस सो कॉल्ड किंग के सपोर्ट में वहाँ पर 500 से भी ज़्यादा लुच्चे लफंगे और भी 500 से ज़्यादा स्मॉल फोक वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर उन सभी ने सर लॉरेंस मारब्रांड और उनके यूनिट को बहुत ही बुरी तरीके से मार गिराया। उन 100 मेन एट आर्म्स के यूनिट में से सिर्फ 16 मेन एट आर्म्स रेड कीप में इंजोर्ड होके वापस आ गए थे, बट वहाँ पर सर लॉरेंस मारब्रांड की मौत हो गई। कहा जाता है कि सर लॉरेंस मारब्रांड ने वहाँ पर मरने के पहले 50 लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मौत के घाट उतारा था और उसके बाद में ही वो कैसे तो करके मारे गए थे। और सबसे सैड बात ये थी कि कहते हैं सर लॉरेंस मारब्रांड के पीठ में सर परकिन द फ्ली ने खुद अपने हाथों से उसकी तलवार घुसाई थी। तो अभी हम रेड कीप में आते हैं। शाम के आसपास किंग्स लैंडिंग में क्या सब कुछ हो रहा है इसकी सभी खबरें रेनिरा को पता चलने लगती है। सबसे पहले तो टोरेन मैंडरली बच के वापस आ गए थे। वो रेनिरा को सभी रिपोर्ट्स देते हैं कि किंग्स लैंडिंग में कैसे सिचुएशन बद से बदतर हुई थी और बदतर से और भी ज़्यादा बदतर होने लगी थी। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद में रेनिरा सैड होती है, बट अभी तो उसके दर्द की शुरुआत हुई थी। उसे कुछ ही टाइम में पता चला कि सर लूथर लार्जेंट भी मारे गए हैं और उनकी ऑलमोस्ट 500 मेन एट आर्म्स की गोल्ड क्लोक्स की बटालियन पूरी खत्म की गई है। इसी में इसके बाद में उसे ये भी पता चला कि सर बाल्टीमोर सेल्टिगार के भी टुकड़े टुकड़े किए गए हैं और सिटी को पूरी तरह से स्मॉल फोक इस समय पर जला रहे हैं। इन सभी सैड न्यूज़ के बाद में रेनिरा को और एक फाइनल सैड न्यूज़ पता चली एंड दैट इज द डेथ ऑफ सर लॉरेंस मारब्रांड। और वो सुनने के बाद में तो रेनिरा एकदम सुन पड़ गई। वो अकेली वहां पर थ्रोन पे बैठी थी और उसके आंखों से ऑलमोस्ट आंसू आने ही लगे थे, बट वो कैसे तो अपने आप को रोने से रोकती है क्योंकि उसके पास आजू बाजू
बाजू में उस समय पर उसके 2 बेटे एगॉन द यंगर और जॉफ्री होते हैं। वो दोनों भी अपने माँ रहेनीरा को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, बट रहेनीरा को उनकी उस समय पर कुछ सुननी नहीं थी। रहेनीरा उस समय पर अपने लेडी इन वेटिंग एलिंडा मैसी को बताती है कि जॉफ्री और एगॉन को वहां से लेके जाओ। तो एलिंडा वैसे ही करती है और जैसे ही वो वहां से निकलते हैं तो रहेनीरा आयरन थ्रोन पर बैठे बैठे बहुत ही बुरी तरीके से रोने लग गई। वहां पर वैसे तो उसको अकेला होना था, अकेला रहना था, बट वो एक्चुअली अकेली नहीं थी। उसका बचपन का यार, उसका दोस्त मशरूम वहीं पर था। मशरूम वहां पर रहेनीरा के साथ में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहां पर आती है मिसारिया। मिसारिया वहां पर आके रहेनीरा को बताती है कि पूरे रेड किप में यही कुछ इस समय पर 50 नाइट्स और 300 मेन एट आर्म्स बचे हैं जो सभी के सभी तुम्हारे यानी ब्लैक लॉयलिस्ट है। उसके बाद में वो आगे ये भी रिपोर्ट देती है कि सिर्फ और सिर्फ बाहर साइरैक्स ड्रैगन यहाँ वहां पर बुरी तरीके से आग मार रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसी वजह से पागल स्मॉल फोक इस समय पर रेड किप में अटैक नहीं कर रहे हैं। रेड किप की इस समय पर जो भी सेफ्टी है, यहाँ पर लोग अटैक सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि साइरैक्स बाहर है। ऐसे कुछ यहाँ पर मिसारिया रिपोर्ट्स देती है, बट इसके बाद में वो कुछ बहुत ही सैड न्यूज़ रहेनीरा को बताती है। वो रहेनीरा को बताती है कि मेडन पुल में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और डेमन को कैसे तो पता चला कि रहेनीरा यानी तुम नेटल्स को मरवाना चाहती हो और उसी वजह से नेटल्स वहां से कहीं तो भाग गई। ये सुनने के बाद में रहेनीरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना रोना बंद करती है और ज़ोर से गुस्से में कुछ तो चिल्लाती है गाली, और ऐसा करते करते वो ज़ोर से आयरन थ्रोन को बार बार पकड़ रही थी और उसके वजह से उसके हाथों और पैरों पर बार बार अभी कट्स आने लग गए थे। रहेनीरा को वो कट्स फील भी नहीं होते और वो नेटल्स को वगैरह गाली देने लगती है। बट इसके बाद में मिसारिया उसे और एक सैड न्यूज़ देते हुए बताती है, माई क्वीन डेमन इज डेड अलॉन्ग विथ एमॉन्ड टारगेरियन। जैसे ही ये चीज़ रहेनीरा सुनती है तो वो एकदम शांत हो गई और वो वापस आयरन थ्रोन पे बैठ गई और उसके बाद में उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आती है। वो छोटी सी स्माइल और बड़ी होती है और बड़ी होती है और रहेनीरा वहाँ पर पागलों के तरह हंसने लग गई। अभी वो कहते हैं ना, जब सब कुछ लुट जाए, जब सब कुछ बर्बाद हो जाए, तब लोग पागलों के तरह हंसते ही है। और ऐसी ही चीज़ यहाँ पर रहेनीरा के साथ हो गई थी। उसका सब कुछ अभी इस समय पर लुट गया था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। वो जोर से हंस भी रही थी और उसी समय पर उसके आंखों में आंसू भी थे। और ये सब देखते देखते मशरूम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया। अपने प्यारे बौने मशरूम के आंखों में आंसू देखकर रहेनीरा उसे सीधा कहती है, ओ माय फेथफुल मशरूम, मेरे ज़िंदगी में आए सभी ने मुझे धोखा दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया सिवाय तुम्हारे। क्वीन बनने के बाद में मुझे तुम्हें ही अपना हैंड बनाना चाहिए था। तुम ही मेरे हमेशा से ही दोस्त रहे और मेरे लिए हमेशा लॉयल रहे। ऐसा कह के रहेनीरा हंसते हंसते मशरूम के सर पे चूमती है और वापस आयरन थ्रोन पे बैठी। इसके बाद में मशरूम भी वैसे सैड होता है, बट उसके बावजूद वो हमेशा के तरह अपने फनी अंदाज में कहता है, माय क्वीन, आप सिर्फ मुझे हैंडी बनाओगे? इतने सालों के दोस्ती का आपने यही सिला दिया? आप तो मुझे अपना हस्बैंड ही बना लेती तो ही अच्छा होता। मैं आपका किंग कंसोर्ट बन जाता।
अब ये सुनने के बाद में तो रहेनिरा अपने प्यारे दोस्त मशरूम को गले लगाती है और जोर जोर से वापस हंसने लगती है। फिर अभी यहाँ पर कुछ टाइम के बाद में एक्चुअली क्वीन रहेनिरा थोड़ी सी रिकवर होती है। ऐसा नहीं था कि वो इस बहुत ही डेंजरस पल से एकदम दब गई थी और डिसीजन ले नहीं पा रही थी। रहेनिरा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्विकली लेने शुरू करती है। यहाँ पर रहेनिरा का ऐसा नहीं था कि उसने सभी होप्स छोड़ दिए हैं। वो किंग्स लैंडिंग को अभी भी अच्छी तरीके से बचाना चाहती थी और अपना जो आयरन थ्रोन का पावर था वो अभी भी उसे बरकरार रखना चाहती थी। सबसे पहले तो रहेनिरा को यह पता था कि उसे कुछ भी करके किंग्स लैंडिंग में कंट्रोल लाना जरूरी है और उसके लिए अपने कुछ वो लास्ट अटेम्प्ट्स लेने शुरू करती है। अराउंड दिस टाइम एक्चुअली सर बैलोन बिर्क अभी रेड किप में वापस आ गए थे और उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रहेनिरा को दिए। तो सबसे पहले रहेनिरा इस सर बैलोन बिर्क को न्यू कमांडर ऑफ द गोल्ड क्लोक्स डिक्लेयर करती है। ये सर बैलोन एक्चुअली सर लूथर की पोजीशन लेते हैं और अच्छी तरीके से वापस गोल्ड क्लोक्स को खड़ा करके पूरे राइटर्स के खिलाफ लड़ने का इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। तो उसी वक्त सर बैलोन बिर्क वो काम करने के लिए वहां से बाहर निकल जाते हैं। देन इसके बाद में रहेनिरा रेवंस भेजती है नॉर्थ में और ईरी में। वो उस रेवंस में कहती है कि आप लोग जल्द से जल्द किंग्स लैंडिंग आओ। आप जब तक आओगे तब तक मैं किंग्स लैंडिंग को होल्ड करती हूँ, बट आपकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ कम एज सुन एज पॉसिबल। तो ये रेवंस भेजने का वो हुक्म देती है और ऐसे सभी जब वो डिसीजंस ले रही थी, डिक्लेयर कर रही थी, तभी उस समय पर एक्चुअली सेप्टन यूस्टस खुद अपने हाथों से रहेनिरा को जहां पर भी लगा था, जहां पर भी उसके बॉडी पर आयरन थ्रोन के कट्स आए थे, उनको वो अच्छी तरीके से मलम पट्टी करने लगते हैं। देन रहेनिरा यहाँ पर बुलाती है सर ग्लेंडन गूड को, जो उसके क्वींस गार्ड के मेंबर होते हैं। एक्चुअली सर लॉरेंस मारब्रांड का ये राइट हैंड मैन था और सर लॉरेंस ने खुद ही इस सर ग्लेंडन गुड को अपने क्वींस गार्ड में लाया था। तो एक्चुअली जब फ्ली बॉटम में सर लॉरेंस मारब्रांड की बहुत ही बुरी मौत हुई थी, तभी उस समय पर भी सर ग्लेंडन गुड वहां पर मौजूद थे और जितने भी 16 लोग यहाँ पर रेड किप में वापस आए थे उसमें ये सर ग्लेंडन गुड भी होते हैं। और एक्चुअली सर ग्लेंडन ने वापस आते आते सर लॉरेंस के लाश को एकदम अच्छी तरीके से उठा कर लाया था ताकि सर लॉरेंस के लाश पर अच्छे से अंतिम संस्कार हो सके। तो ये सर ग्लेंडन गुड वैसे काफी तगड़े, बहुत ही जबरदस्त नाइट थे और इसी वजह से रहेनिरा उसे अपने क्वींस गार्ड का कमांडर बनाती है। सर ग्लेंडन गुड के साथ साथ ही रहेनिरा के क्वींस गार्ड में और 4 क्वींस गार्ड मेंबर भी होते हैं। सर लाइनल बेंटली, सर हैरोल्ड ड्रेक, सर एड्रियन रेडफोर्ट एंड सर लोरेथ लैंसडेल। तो रहेनिरा अपने साथ में वहां पर सिर्फ सर हैरोल्ड ड्रेक को रखती है और बाकी के सारे क्वींस गार्ड को पूरे रेड किप को अच्छे से फोर्टिफाई करने को, अच्छे से सिक्योर करने के लिए काम पे लगाती है। ये सब चलते हुए एगोन द यंगर और जॉफरी वहीं पर होते हैं। एगोन द यंगर तो बहुत ही इस समय पर डरा हुआ था, वो बहुत ही सैड हुआ था। वो अब भी वैसे कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था क्योंकि बैटल ऑफ गलेट के बाद में वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया था। दूसरी तरफ टीनेज जॉफरी भी इस समय पर वहीं पे था और वो बार बार कुछ ना कुछ चीज़ें रहेनिरा को समझाने की कोशिश करता रहता। कभी वो रहेनिरा को बोलता कि मैं ड्रैगन पिट में अकेला जाऊंगा और मेरे ड्रैगन टेराक्सिस को छुड़ाकर पूरे सिटी को यहाँ वहाँ पर जलाकर शांत कर दूंगा, बट ऐसे करने से रहेनिरा उसे मना करती है क्योंकि ड्रैगन पिट तक जाने का कोई सवाल ही नहीं था। बीच में 10-15 हजार लोगों का बहुत ही गंदा रायट शुरू था, तो उन सभी के बीच में से जॉफरी का टेराक्सिस की तरफ यानी ड्रैगन पिट की तरफ जाना एकदम ही मिशन इम्पॉसिबल था। तो मिडनाइट तक किंग्स लैंडिंग में सब जगह पर बहुत ही भयानक रायट शुरू थे और इस समय पर रहेनिस के हिल के आसपास एक नया किंग गेमोन पेल हेयर बनाया था।
फिर इसके बाद में रिवर गेट के एरिया में सर पर्किन और उसका किंग ट्रिस्टन था और उन्हें पूरे फ्ली बॉटम का भी सपोर्ट होता है। एंड देन थर्ड सो कॉल्ड किंग था शेपर्ड, जिसके अभी इस समय तक ऑलमोस्ट 15,000 के सपोर्टर्स हो गए थे किंग्स लैंडिंग में और उसके अलग अलग भाषण शुरू हुए थे। सब जगह पर तबाही शुरू थी और इसी के बीच में एक्चुअली शेपर्ड के राइट हैंड मैन, उसके एनफोर्सर जिसे कह सकते हैं वैसे गून वॉट द टैनर ने गेट ऑफ द गॉड्स को ओपन कर दिया। वहां पर कोई भी गोल्ड क्लोक्स इस समय पर मौजूद नहीं था और वॉट द टैनर ने उस गेट को टोटली ओपन कर दिया। इसके बाद में उसी के और कुछ गुंडों ने किंग्स गेट और लायन गेट को भी ओपन कर दिया और रिवर गेट तो पहले से ओपन था ही। तो मतलब अभी इस समय पर किंग्स लैंडिंग के 7 गेट्स में से 4 गेट्स को ओपन कर दिया गया था और इस समय पर कोई भी लोग किंग्स लैंडिंग में से बाहर जा सकते हैं और कोई भी एनिमी इस समय पर अंदर आ सकता है। तो ये सब तो होता ही है और इसी में रात के ऑलमोस्ट 1 बज चुके थे और यहाँ पर शेपर्ड का वापस एक भयानक स्पीच होता है जिसको देखने के लिए ऑलमोस्ट 10 से 15,000 की भीड़ जम चुकी थी। वो कहता है, ड्रैगन्स ने सालों से वेस्टेरोस को जलाया, पूरा एशेस कर डाला। ड्रैगन्स के साथ हमेशा स्ट्रेंजर आया। जी हाँ, स्ट्रेंजर आया। वो आया। जी हाँ, वो आया। इसके बाद में शेपर्ड रेनिस के हिल के तरफ यानी कि ड्रैगन पिट के तरफ इशारा करके कहता है, पूरे वेस्टेरोस के असली शैतान, असली स्ट्रेंजर वहां पर है। टारगेरियंस ने इस शहर को उनके वजह से बनाया, पूरे वेस्टेरोस पर उनके वजह से राज किया। वहां पर उस ड्रैगन पीट में रहते हैं असली शैतान, द डीमंस। अगर उन डीमंस, उन शैतानों से इस शहर को बचाना है, हमारे पूरे वेस्टेरोस को अगर बचाना है, इंसानों को बचाना है, तो इस शहर में, वेस्टेरोस में वो शैतान नहीं रहने चाहिए। अपने सभी के पापों को धोने के लिए उन शैतानी ड्रैगन्स के खून से हमें नहाना होगा। किल द ड्रैगन्स, किल देम ऑल, किल देम ऑल। इस शहर को, इस देश को उन शैतानों से मुक्ति दिलाओ। किल देम ऑल, किल द ड्रैगन्स, किल देम ऑल। ऐसी भयानक बातें शेपर्ड करता है और ऑलमोस्ट 10 से 15,000 का मॉब सीधा निकलता है ड्रैगन पिट के तरफ और वहां पर जाते जाते वो नारे लगाते होते हैं, किल देम ऑल, किल देम ऑल, किल देम ऑल। तो शेपर्ड के उस मैसिव मॉब के नारों से पूरा किंग्स लैंडिंग का एनवायरनमेंट गूंज उठता है और सभी को पता चलता है कि एक बड़ा मॉब अभी इस समय पर सीधा ड्रैगन पिट के तरफ जा रहा है ड्रैगन्स को मारने के लिए। और ये सभी चीज़ें रेड किप के एक टॉवर में से क्वीन रेनिरा अच्छे से देख रही थी। ये सब शुरू रहते क्वीन रेनिरा के साथ साथ वहीं पे उस समय पर थी मिसारिया। उसका इस समय पर पूरा किंग्स गार्ड भी वापस आ चुका था। वो सभी 5 किंग्स गार्ड इस समय पर उसके साथ वहीं पे होते हैं। फिर वहाँ पे था मशरूम, एगॉन द यंगर, जॉफ्री, सेप्टन यूस्टस और फाइनली वहां पर पहुंचे हुए थे मैंडरली ब्रदर्स। जैसे ही वो मॉब ड्रैगन पिट की तरफ जाने लगता है तो जॉफ्री अपने माँ को कहता है, माँ वो ड्रैगन पिट की तरफ जा रहे हैं, हम क्या करें, हमें कुछ तो करना चाहिए। बट ये जॉफ्री की बातें रेनिरा के एक कानों से अंदर जाती है और दूसरे कानों से बाहर निकली, क्योंकि इस समय पर रेनिरा एकदम सुन पड़ गई थी। वो इस समय पर कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। तो इस समय पर रेड किप में यही कुछ सिर्फ 300 मेन एट आर्म्स बचे थे और उनकी ही सिक्योरिटी सिर्फ रेनिरा के पास में थी। इसी के बीच में जॉफ्री यहाँ पर वापस रेनिरा को कहता है कि उसको ड्रैगन पिट के तरफ जाना है क्योंकि उसे उसके ड्रैगन टिरैक्सस की चिंता हो रही है एंड ही वांट्स टू सेव हिम। बट रेनिरा उसे मना करती है।
इसके बाद में जॉफरी रेनिरा को कहता भी है कि वो पूरा बड़ा मॉब सभी ड्रैगन्स को मार देगा। तभी रेनिरा उसे स्टूपिडली कहती है, डोंट वरी जॉफरी, ये सभी स्मॉल फोक मतलब गटर के रैट्स है, फूल्स है वो फूल्स, वो बेवड़े हैं। वो क्या करेंगे, अपने ड्रैगन्स उनके हजारों लोगों को जब जला देगी ना तब उनको पता चलेगा। कुछ नहीं होगा अपने ड्रैगन्स को, कुछ नहीं होगा। अच्छा ही है कि ये सभी गली के कीड़े स्मॉल फोक कमीने लोग अपने मौत के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपने सभी ड्रैगन्स इनको जला देंगे। ऐसा कहने के बाद में मशरूम वहां पर सीधा एक बहुत ही जबरदस्त डायलॉग मार के कहता है, माय क्वीन, वो बेवड़े जरूर है बट बेवड़ों को डर ही नहीं लगता। वो फूल्स भी जरूर है बट फूल्स किसी भी किंग को गिरा सकते हैं। और रही बात गटर के रैट्स की, तो हजारों रैट्स एक भालू को भी मार सकते हैं। हमेशा मजाक करने वाले मशरूम ने यहाँ पर कुछ अलग लेवल का ही ज्ञान रेनिरा को दे दिया। और वो सुनने के बाद में क्वीन रेनिरा को भी गुस्सा आ गया। उसने सीधा कह दिया, मशरूम वॉच योर टंग, नहीं तो उसे काट दूंगी। वो सुनते ही मशरूम एगोन द यंगर के पीछे छुप गया। फिर रेनिरा वापस थोड़ी देर के लिए विंडो से बाहर देखती ही रहती है, बट फिर कुछ ही टाइम के बाद में इतने में उसे आवाज आती है साइरैक्स की। जॉफरी अचानक से गायब हो गया था। पता नहीं रेनिरा का ध्यान एग्जैक्टली कहाँ था, बट रेनिरा अपने बचे कुचे 2-3 स्मॉल काउंसिल मेंबर्स के साथ में बैल्कनी से जब बाहर वगैरह देख रही थी, तभी टीनेजर जॉफरी ने अपना खुद का डिसीजन लिया और वो सीधा निकल पड़ा था ड्रैगन पिट के तरफ साइरैक्स पर बैठ के। रेनिरा को साइरैक्स थोड़ा सा आसमान में उड़ते हुए दिखता है और उसके ऊपर बैठा हुआ था जॉफरी। जैसे ही रेनिरा वो देखती है तो वो चिल्लाती है, नो, मैंने उसे मना किया था, मैंने उसे मना किया था। फूल, व्हाट अ फूल ही इज। रेनिरा वहां पर मौजूद अपने मेन एट आर्म्स को ऑर्डर देती है, उसे लाओ यहाँ पर, उसे लाओ, माय सन, माय स्वीट सन, उसे यहीं पे जल्दी लाओ। ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग। जॉफरी, जॉफरी। इस समय पर रेनिरा एज अ क्वीन सोच नहीं रही थी, बट वो एज अ माँ सोच रही थी। और एज अ माँ उसने वहां पर सभी मौजूद मेन एट आर्म्स और नाइट्स को ऑर्डर दिया कि मेरे बेटे जॉफरी को यहाँ पर जल्द से जल्द कैसे भी करके लाओ। ये जैसे ही सभी मेन एट आर्म्स और नाइट्स ने सुना तो कई सारे लोग बाहर बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि रेड किप की सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर वो बाहर जाते हैं तो उनकी मौत मोस्टली पक्की है। इसलिए कई सारे मेन एट आर्म्स और नाइट्स अपने अपने पोस्ट पर रेड किप में चले जाते हैं। बट उन सब में 7 जाबाज ऐसे निकले जो उस रात रेड किप में से बाहर निकले ताकि वो अपने रानी के लिए उसके बेटे जॉफरी को वापस ला सके। रात के अंधेरे में बाहर इस समय पर बहुत ही बड़ा 15 से 20 हजार लोगों का मॉब था जो उन 7 में से किसी को भी क्विकली मार सकता था। बट फिर भी वो 7 जाबाज अपने रानी के रिक्वेस्ट के लिए एकदम जाबाजी से रेड किप से बाहर निकले। और इन 7 मेंबर्स में पहला होता है सर मेड्रिक मैंडरली, एयर टू द व्हाइट हार्बर। फिर इसके बाद में 2 और थे, सर लोरेथ लैंसडेल एंड सर हैरोल्ड ड्रेक, जो कि एक्चुअली रेनिरा के क्वींस गार्ड में थे। देन 4th होता है सर हार्मन ऑफ द रीड्स, जो कि एक एक्चुअली हेज नाइट है। देन 5th होता है सर गाइल्स यॉर्नवुड, जो एक एग्जाइल्ड नाइट था डॉर्न से। उसने डॉर्न में कुछ तो बड़े झोल किए थे, इसलिए वहां से उसको निकाला गया था। देन 6 होता है खुद लॉर्ड कमांडर ऑफ द क्वींस गार्ड सर ग्लेंडन गूड। एंड लास्टली 7th होता है सर विलियम रॉयस, जो कि हाउस रॉयस का एक बहुत ही जाबाज योद्धा था। और इनके पास एक्चुअली हाउस रॉयस की ऑलमोस्ट हजारों साल पुरानी वलेरियन स्टील तलवार लैमेंटेशन होती है। तो
तो ये 7 इम्पॉर्टेंट नाइट उस रात को एक्चुअली रेड कीप से बाहर निकलते हैं और एक्चुअली उनके साथ साथ ही उनके टोटल 6 स्क्वायर्स, 8 गोल्ड क्लोक्स और 20 मेन एट आर्म्स भी उनके साथ गए थे। तो यही कुछ ऐसे 40 लोग उस रात रैनीरा के लिए हजारों के भीड़ में निकल गए थे। बट उन 40 में से इन 7 लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला था क्योंकि वो 7 फेमस नाइट्स होते हैं। इन 7 नाइट्स के ऊपर आगे एक बहुत ही फेमस सॉन्ग लिखा गया, राइड ऑफ द 7। लॉस्ट कॉज में भी अपने किंग या क्वीन की ऑर्डर को कैसे फॉलो करना होता है वो सब कुछ इस राइड ऑफ द 7 सॉन्ग में बताया गया था। इस सॉन्ग में बताया गया कि कैसे उन 7 जाबाजों ने अपने क्वीन रैनीरा के लिए बिना सोचे समझे, इस सॉन्ग में बताया गया था कि कैसे उन 7 जाबाजों ने अपने क्वीन रैनीरा के ऑर्डर को फॉलो किया और कैसे वो जॉफ्री को वापस लाने के लिए सीधा हजारों के भीड़ में घुस गए। तो ये 7 जाबाज योद्धा राइड ऑफ द 7 के दौरान एक्चुअली जॉफ्री के पीछे यहाँ वहाँ पर भागने लगते हैं। ऊपर साइरैक्स पे बैठ के जॉफ्री एकदम ही अनकंफर्टेबल से अंदाज में सीधा ड्रैगन पिट की तरफ जा रहा था और नीचे से ये 7 भी उसे देखते देखते आगे बढ़ रहे थे। ऐसा सब जब शुरू था तभी उन 7 को नीचे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं क्योंकि इस समय पर भी किंग्स लैंडिंग में बड़े रायट शुरू थे और जो भी ब्लैक लॉयलिस्ट के नाइट्स वगैरह दिख रहे थे उनको मारा जा रहा था। तो वो 7 भी अलग अलग लोगों को मार के साइरैक्स का पीछा वगैरह कर ही रहे थे। बट ऊपर आसमान में साइरैक्स और जॉफ्री का तो कुछ अलग ही कनेक्शन बना था। यही कुछ 5 मिनटों के बहुत ही गंदे राइड के बाद में कुछ तो होता है और जॉफ्री साइरैक्स के ऊपर से सीधा नीचे गिरा और उसकी बुरी मौत हो गई। अभी एग्जैक्टली उस राइड में क्या हुआ था ये पता नहीं, बट अगेन उसके रिलेटेड हम कुछ थियरीज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जैसे कि कहा जाता है कि ड्रैगन्स किसी के भी गुलाम नहीं होते, तो जॉफ्री भी एक ड्रैगन राइडर था, वो टायरैक्सिस का ड्रैगन राइडर था, बट वो अपने माँ रैनीरा के शी ड्रैगन साइरैक्स का राइडर नहीं था। मे बी ऐसा हुआ होगा कि साइरैक्स को पसंद नहीं आया कि उसके ऊपर ये कोई अलग सा बंदा आके बैठा है और इसीलिए उसने उसको गिरा दिया, या फिर दूसरे एक थियरी के अनुसार हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइरैक्स ने बस एक टेस्ट के तौर पे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ पर उसके बॉडी को किया और ऐसे करते ही जॉफ्री का हाथ छूटा और वो 300 फीट आसमान में से नीचे गिरा। तो अभी और एक कहानी के अनुसार जॉफ्री एक्चुअली नीचे गिरते ही उसकी मौत नहीं हुई थी। एक्चुअली वो एक घर के छत पर क्रैश करता है और वहाँ से वो कैसे तो करके नीचे रेंगते रेंगते आके गिरा और कहा जाता है कि वो जब नीचे वहाँ पर गिरा था तभी वो इंजर्ड ज़रूर था बट वो जिंदा था, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तो वो जो घर होता है वो एक्चुअली एक मोमबत्तियाँ बनाने वाले का, कैंडल मेकर का घर होता है और उस समय पर वहाँ पे उस घर में ज़्यादा कोई लोग होते नहीं हैं। वहाँ पर सिर्फ एक कैंडल मेकर की खूबसूरत सी बेटी रॉबिन होती है जो एक्चुअली इस समय पर घर पे छुपी थी क्योंकि बाहर बहुत राइट शुरू थे। तो इस कैंडल मेकर के बेटी रॉबिन ने एक्चुअली जॉफ्री को उसके आखिरी लम्हों में संभाला। इस रॉबिन ने जॉफ्री के आखिरी कुछ लम्हों में उसे साथ दिया और उन आखिरी मोमेंट्स में वहाँ पर जॉफ्री कहता है, फॉरगिव मी मदर, फॉरगिव मी, आई फेल्ड यू। ऐसा कह के जॉफ्री वहाँ पर रॉबिन के बाहों में दम तोड़ता है। अभी जॉफ्री की ऐसे बॉडी साइरैक्स पर से ऊपर से नीचे गिरी थी, ये सभी चीज़ें राइट्स करने वालों ने भी देखी थी। तो कुछ ही टाइम में एक्चुअली राइट्स करने वाले रॉबिन के यानी कि कैंडल मेकर के घर में वहाँ पर घुस जाते हैं और वो सीधा जॉफ्री के डेड बॉडी को लेके रस्तों पे आ गए। वहाँ पर जॉफ्री के डेड बॉडी को लेके सब लोग में फाइट शुरू होती है क्योंकि कई सारे लोग प्रिंस जॉफ्री के बहुत ही अच्छे जो कपड़े वगैरह होते हैं उसे फाड़ने लगते हैं और उसने जो भी ज्वेलरी पहनी थी उसे चुराने लग गए।
किसी ने तो जॉफरी के डेड बॉडी का एक हाथ काट दिया और भाग गया, तो दूसरा एक बंदा जॉफरी का पैर काट के भाग गया। ऐसा सब ये पागल लोग इसलिए करते हैं ताकि टारगेरियन का बॉडी पार्ट उन्हें मिले। इतने घिनौने ये सैवेजेस स्मॉल फोक इस समय पर हो गए थे। जैसे ही ये सब कुछ बहुत ही बुरी चीजें शुरू थी, तभी वहां पर सातों राइडर्स पहुंच गए और वहां पर अपने 7 जाबाज वर्सेस बड़ा मॉब ऐसे एक फाइट शुरू हो गई। सातों राइडर्स एकदम ही तगड़े नाइट्स थे और उनके पास कुछ बहुत ही जबरदस्त तलवारें थी, तो वो इजीली सबको यहाँ वहां पर काटने लगते हैं। बट देन अगेन 7 राइडर्स वर्सेस ऑलमोस्ट 200 लोगों का मॉब, मतलब थोड़ा सा इक्वेशन ज्यादा ही है। धीरे धीरे वहां पर ऑलमोस्ट 200 का मॉब वहां पर सातों राइडर्स को एक एक करके मारने लगते हैं। सबसे पहले तो सर गाइल्स यॉनवुड को घोड़े से नीचे लाया गया और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से कुचला गया। फिर ग्लेंडन गुड के हाथ पांव पकड़े 10-15 लोगों ने और एक ने पीछे से सीधा उनके गर्दन में खंजर घुसा दिया। फिर भी सर ग्लेंडन वहां पर एक्चुअली कंट्रोल नहीं हुए थे किसी को। उन्होंने 4-5 लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार डाला था और उसके बाद में एक कमीने ने तो सीधा सर ग्लेंडन गुड को आग लगा दी और इस तरीके से सर ग्लेंडन गुड, जो कि कमांडर ऑफ द क्वींस गार्ड लिटरली उसी दिन बने थे, उनको बहुत ही बुरी तरह से जल कर मौत मिली। विलियम रॉयस भी बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारे जाते हैं, उनको भी कुचला जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही सैड चीज हुई कि एक्चुअली हाउस रॉयस की जो लेजेंडरी स्वॉर्ड थी वो लैमेंटेशन यहाँ पर किसी ने तो चुरा दी। और इसके बाद में अगले 150 साल यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स के टाइम पीरियड तक जितने भी हाउस रॉयस के लॉर्ड्स वगैरह बने, उन्होंने हमेशा इस लैमेंटेशन तलवार को ढूंढने की लाख कोशिश की, बट उन्हें कभी भी लैमेंटेशन मिली ही नहीं। तो ऐसे 7 जाबाजों में से 3 जाबाज तो मर जाते हैं, बट देन बाकी के जो 4 जाबाज थे वो पूरे उस सिचुएशन को कैसे तो करके इंजर्ड हालत में हैंडल करते हैं और कुछ तो करके जॉफरी के बॉडी को उठाते हैं और उस मॉब में से भागकर रेड कीप में वापस लौटे। जैसे ही क्वीन रेनिरा अपने बेटे जॉफरी की आधी यहाँ वहां पर टूटी हुई लाश देखती है तो वो वही के वही बेहोश होके गिर गई। बट देन क्विकली सेप्टन यूस्टस और मिसारिया ने उसे होश में लाया। रेनिरा यहाँ पर वापस रोने ही लगी थी, बट वो जब एगोन द यंगर को घबराते हुए देखती है तो वो अपने आप को संभालती है। दूसरी तरफ इवेंचुअली यही कुछ 10 से 15 हजार का मॉब धीरे धीरे अभी ड्रैगन पिट पे पहुंच गया था और वो यहाँ पर नारे लगाए ही जा रहे थे कि वो ड्रैगन्स को मार देंगे। इस समय पर अभी इस मॉब के पास में गोल्ड क्लोक्स के कई सारे बड़े बड़े हथियार आ चुके थे। कुछ लोगों के पास में बड़े लॉन्ग एक्सेस थे, किसी के पास में स्पीयर्स थी, कईयों के पास में क्रॉसबोज थे और कईयों के पास में तो एकदम डेडली बड़े बड़े एरोज के क्रॉसबोज भी आ चुके थे। वो सभी चीज़ें लेके वहाँ पर उस पिट में आते हैं। पिट में एक्चुअली इस समय पर यही कुछ 100 मैन एट आर्म्स और कुछ ड्रैगन कीपर्स बाकी भी थे और वो वहाँ से भागने की एक्चुअली कोशिश भी करते हैं, बट उस बड़े से मॉब पर ऐसा खून का भूत सवार था कि वहां पर जितने भी लोग थे उनको बुरी तरह से मार गिराया। एक्चुअली शेपर्ड ने ही उसका हुक्म दिया था और उसी के कहने पर उसके पूरे मॉब ने वहां पर मौजूद सभी ड्रैगन कीपर्स को स्लॉटर किया। फिर इसके बाद में यही कुछ 5-6 हजार लोग ड्रैगन पिट में घुसते हैं और ड्रैगन पिट में इस समय पर 4 ड्रैगन्स अंदर मौजूद थे। सबसे पहला तो था टायरेक्सस जो कि जॉफरी का ड्रैगन है। देन थे मॉर्गुल एंड श्राइकोस जिन्होंने एक्चुअली एगोन द सेकेंड और हेलेना के ट्विंस जहेरिस और जहेरा के साथ में कनेक्शन बनाया था। एंड देन फाइनली आती है शी ड्रैगन ड्रीम फायर जिसे सब लोग
क्वीन ऑफ द ड्रैगन पिट भी कहते हैं, क्योंकि वो सालों से वहां पर अच्छे से रह रही थी। अभी ड्रैगन पिट वैसे काफी बड़ा होता है, ऐसा नहीं था कि ये चारों ड्रैगन्स एक समय पर एक साथ एक जगह पर ही बंधे हुए थे। ड्रीम फायर का थोड़ा सा अंदर एक बड़ा सा रूम था, श्राइकोस और मॉर्गुल थोड़े से एक तरफ थे और टायरेक्सस एक तरफ होता है। तो धीरे धीरे करके 5-6 हजार लोगों का मॉब एकदम अच्छे से अंदर घुसता है। एक तरीके से वो पूरा ड्रैगन पीट मतलब एक फायरी हॉल बन चुका था, क्योंकि पूरे मॉब के पास में हाथों में टॉर्चेस थी। ऑलमोस्ट 5 से 6 हजार लोगों ने वहां पर अटैक किया था और वो देख के अभी ड्रैगन्स चीखने चिल्लाने लग गए। वो चारों ड्रैगन्स अपने आसपास के इलाके में यहाँ वहां पर आग मारने लगते हैं और उस फायर अटैक में कई सारे लोग बहुत ही बुरी तरीके से जिंदा जलाए गए थे। बट फिर भी जैसे मैंने कहा, उनके ऊपर खून का भूत सवार था, उनको ड्रैगन्स को मार गिराना था। किल देम ऑल, किल देम ऑल, ऐसे कहते कहते उन्होंने सीधा वहाँ पर अटैक किया और शेपर्ड एक्चुअली उनको कहता है कि पहले हमें छोटे ड्रैगन्स पर हमला करना चाहिए। शेपर्ड ने जैसे ही ऑर्डर दिया कि सबसे पहले छोटे ड्रैगन्स पर हमला करो, तो उस पूरे मॉब के निशाने पर सबसे पहले आते हैं छोटे ड्रैगन्स, यानी कि श्राइकोस एंड मॉर्गुल। तो अभी एक बात मैं यहाँ पर पहले ही समझाऊं कि ड्रैगन पिट में एक्चुअली ये चारों जो ड्रैगन्स थे वो एक्चुअली बंधे हुए थे। वो डेंजरस एनिमल्स होने की वजह से उनको बड़े बड़े चेन से बांधा गया था और उसी वजह से मेनली उनका आगे कत्ल करने में लोगों को हेल्प मिलने वाली थी। तो श्राइकोस एक बड़े से चेन से बंधा हुआ था और उस पे ऑलमोस्ट 200-300 लोग अटैक करते हैं। अगर एक ही समय पे ऑलमोस्ट 400-500 लोग ऐसे एक साथ अटैक करते हैं तो श्राइकोस को भी नहीं समझता कि किस पे अटैक करे। श्राइकोस यहाँ वहाँ पर आग मारने लगता है, जोर जोर से वो यहाँ वहाँ पर आग मारता है, बट वो एक समय पर ज़्यादा से ज़्यादा 30-50 लोगों को ही जला सकता है। वो अपनी आग फेंक कर ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को जलाएगा। एक ही समय पर उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोगों ने अटैक कर दिया था और इस अटैक में कई सारे लोग सीधा श्राइकोस पर चढ़ने में सफल हो गए थे। सभी स्मॉल फोक वहां पर श्राइकोस पर जोर जोर से अपने हथियारों से अटैक करने लगे थे और इसी में एक्चुअली एक बंदा होता है हॉब द ह्यूअर। ये बंदा अपने एक बड़े से एक्स को लेके श्राइकोस के नेक पर जोर जोर से अटैक करने लगता है और कहा जाता है कि हर एक ब्लो के बाद में ये बंदा हॉब द ह्यूअर 7 भगवानों का नाम लेता। हर एक ब्लो के बाद में उसने एक एक भगवान का नाम लिया और ऐसे उसने 6 बड़े बड़े ब्लोज श्राइकोस के नेक पर मारे थे। एंड देन फाइनली हॉब द ह्यूअर ने एक 7th ब्लो मारा स्ट्रेंजर का नाम लेके और उसी ब्लो के बाद में श्राइकोस की भी मौत हो गई। जैसे ही श्राइकोस मारा गया तो सब लोग खुश हो गए, सब लोग में और जोश आ गया और उनके निशाने पर अगला था मॉर्गुल, जो श्राइकोस से कुछ ही दूरी पर चेन से बंधा हुआ था और वो भी यहाँ वहाँ पर आग मार रहा था। पूरी भीड़ मॉर्गुल के तरफ निकलती है मारने के लिए और मॉर्गुल को तो दूर से ही सभी क्रॉसबो मैन बहुत ही बुरी तरह से इंजोर्ड करते हैं। मॉर्गुल थोड़ा सा श्राइकोस से बड़ा था और इसीलिए उसकी आँख की पावर थोड़ी ज़्यादा थी, बट कंटिन्यूसली ड्रैगन्स आखिरकार कितनी ही आँख फेंकेंगे। उसे भी चारों तरफ से घेर लिया गया था, उस पर बहुत ही ज़्यादा क्रॉसबोज मारे गए और वो भी इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होके एकदम रोने लग गया था। तभी उसी समय पर किसी बर्निंग नाइट ने मॉर्गुल के आंख में जोर से स्पीयर घुसा दिया। तो अभी ये बंदा एग्जैक्टली कौन है पता नहीं, बट उसे बर्निंग नाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बंदा लिटरली मॉर्गुल के ड्रैगन फायर में जल रहा था, बट फिर भी ये इतना पागल था कि जलते जलते इसने अपनी स्पीयर मॉर्गुल के आंखों में बार बार घुसाई और उसने उसे मार गिराया। और ऐसी सब भयंकर हरकतें करते करते ये बर्निंग नाइट खुद भी वहां पर मारा गया था। इसके बाद में पारी थी टायरेक्सस की, जो कि जॉफ्री का ड्रैगन है और ये ड्रैगन थोड़ा सा
मीडियम साइज था और इसको मारना इतना आसान नहीं था। श्राइकोस और मोरगुल ने जितने मिल के लोग जलाए नहीं होंगे उतने तो सिर्फ टेराक्सस अकेले ने जला दिए। उसकी स्किन भी बहुत ज़्यादा मोटी थी, काफ़ी थिक स्किन थी उसकी, और उसी की वजह से क्रॉसबोज का उसके ऊपर ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा था और वो बहुत ही बड़ी बड़ी आग यहाँ वहाँ पर फेंकने लग गया था और उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल जा रहा था। बट यहाँ पर ड्रैगन स्लेयर्स ने एक बहुत ही अच्छी तरीके से टैक्टिकली उसे मारा। सबसे पहले तो ड्रैगन स्लेयर्स ने सोचा कि टायरेक्सिस जो यहाँ वहाँ पर क्विकली मूव कर रहा था उसे रोकना इम्पॉर्टेंट है। बाकी के दो ड्रैगन्स टायरेक्सिस जितने क्विक नहीं थे। टायरेक्सिस तो बार बार अपने चारों तरफ जोर से आंख फेंक रहा था और बहुत ही ज़्यादा लोग जला रहा था। तो ड्रैगन स्लेयर्स ने उसके खिलाफ एक टैक्टिक यूज़ की। उन्होंने सीधा बड़ी बड़ी चेन्स को उसके बॉडी पे फेंका। यहाँ वहाँ से उन्होंने चेन्स को बराबर खींचा और टायरेक्सिस को कुछ समझने के पहले सभी ड्रैगन स्लेयर्स ने ऐसी चेन्स उसके बॉडी पर लगा दी थी कि उसकी पूरी नेक की, विंग्स की एंड ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट ही खत्म हो गई। उसको सब जगह से चेन्स डालकर एकदम बंदी बनाया गया था जोर से। उस पे सब ने बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किया। धीरे धीरे टायरेक्सिस भी इंजर्ड होता है और वो भी आखिरी सांसें लेके वहीं पे मारा गया। अब मरने के बाद भी एक्चुअली टायरेक्सिस का उसके राइडर जॉफरी के तरह ही बहुत ही गंदा ह्यूमिलेशन हुआ था, क्योंकि शेफर्ड के कमीने फॉलोअर्स ने, जो अपने आप को अभी ड्रैगन स्लेयर्स कह रहे थे, उन्होंने इस काफ़ी वैसे बड़े टायरेक्सिस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिए। किसी ने टायरेक्सिस की आंख नोच के निकाली तो किसी ने उसके पंखों का हिस्सा फाड़ के निकाला, किसी ने उसके नाखून तोड़ने शुरू कर दिए तो किसी ने उसके दांत को निकाला। सभी को अपने घर पे एक शो पीस रखना था और कईयों को इस ड्रैगन को ब्लैक मार्केट में बेचना भी था। और इसीलिए इस तरीके से टायरेक्सिस ड्रैगन के हिस्से काटने शुरू होते हैं और कई लोग तो पहले से श्राइकोस और मोरगुल के साथ में भी वही कर रहे थे। ये सब कुछ अपना सेल्फिश बिहेवियर कुछ लोग कर रहे थे, बट कुछ पागल ड्रैगन स्लेयर्स को तो और एक ड्रैगन को मारना था। एंड दिस वाज द क्वीन ऑफ ड्रैगन पीट, ड्रीम फायर। इस समय पर ड्रीम फायर एक मैसिव से रूम में बंदी हुई थी और उसके ऊपर भी ये 1000 लोगों का मॉब अटैक करता है। बट ड्रीम फायर को मारना मतलब कुछ आसान चीज नहीं थी। ड्रीम फायर इस समय पर वर्मीथॉर के कंपैरिजन में वैसे छोटी थी, बट वो एक्चुअली सिल्वर विंग से बड़ी ड्रैगन थी, तो उसके बीच का उसका साइज था और वो काफ़ी मैसिव साइज था। ऐसे कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट टायरेक्सिस के डबल साइज में थी। बट फिर भी इन ड्रैगन स्लेयर्स को उसे भी मारना ही था और वो सीधा उसे मारने के लिए वहाँ पर रूम में घुस गए और जो होना है वो हो ही गया। इस ड्रीम फायर के पहले के तीनों ड्रैगन्स ने मिलाकर जितने लोग नहीं मारे थे उसके दुगने लोग सिर्फ ड्रीम फायर अकेले ने मार डाले। ड्रीम फायर के आग से कोई लोग सिर्फ जलने वाले नहीं थे, उसकी आग लगी तो सीधा ऐश बननी थी। इतनी डेडली ड्रीम फायर की ड्रैगन फ्लेम थी। ड्रीम फायर के नज़दीक जाने का कोई चांस ही नहीं था। ये देख के सभी ड्रैगन स्लेयर्स ने अभी दूर से ही उसके ऊपर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और कईयों ने उसके ऊपर एरोज और क्रॉसबोज से फायरिंग शुरू कर दी। अभी कुछ टाइम के लिए तो ड्रीम फायर वो सब सहन करती है, बट थोड़ी देर बाद उसके पंखों में घुसने वाले एरोज के वजह से उसे दर्द होने लगता है, वो चीखने चिल्लाने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि ड्रीम फायर इतनी गुस्सा हो गई, इतना उसे दर्द हुआ कि वो सीधा आसमान में उड़ जाती है और उसके जो भी चेन्स थे वो सारे टूट गए। अभी आप यहाँ पर जस्ट इमेजिन कीजिए कि ड्रैगन पिट एक्चुअली कितना ह्यूज होगा, कि एक्चुअली इस समय पर एक लार्ज ड्रीम फायर ड्रैगन
लिटरली अंदर ड्रैगन पिट में अकेला उड़ रहा था और वो यहाँ वहाँ पर आग लगाने लग गया। ड्रीम फायर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर जाए। पूरा ड्रैगन पिट वैसे बंद था, वहाँ पर सब जगह पर आग ही आग थी और इसके बीच में भी ड्रैगन स्लेयर्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू रखी थी। किसी एक बंदे का, नोबडी नोज हु इज दिस गाय, बट उस बंदे का एक स्पीयर सीधा घुसा ड्रीम फायर के आंख में और ये होने के बाद में ड्रीम फायर पेन में, बहुत दर्द में चिल्ला उठी और उसे अभी वहाँ पर ड्रैगन पिट में नहीं रहना था। शी वॉन्टेड आउट, उसका शी वॉन्टेड टू गो आउट और उसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि सीधा ड्रैगन पिट को तोड़ के वहाँ से निकल जाओ। और यही चीज सोच के ड्रीम फायर सीधा जोर से एकदम हवा में उड़ती है ताकि वो ड्रैगन पिट के बड़े डोम को तोड़कर सीधा हवा में रिहा हो सके। बट जैसे ही ड्रीम फायर ऊपर डोम को डिस्ट्रॉय करती है तब उसी समय ऊपर का पूरा डोम टूट गया और उसके मैसिव ह्यूज स्लैब्स सीधा ड्रीम फायर के ऊपर गिरते हैं और ड्रीम फायर की बॉडी और वो बड़े बड़े मैसिव स्लैब्स सीधा नीचे जमीन पर गिरे, जहां पर यही कुछ 500-600 लोग कुचले गए। ड्रैगन पिट का डोम टूट जाता है और उस डोम के मलबे के अंदर ड्रीम फायर और यही कुछ 500 लोग दफनाए गए। अब एग्जैक्टली पता नहीं कैसे, बट उस पूरे भयानक ड्रैगन स्लेयर्स वर्सेस ड्रैगन्स के भयंकर वॉर में शेपर्ड बच के निकला था। सभी लोग खुश होते हैं कि किंग्स लैंडिंग के 4 शैतानी ड्रैगन्स मारे गए। सब जगह पर पूरा तमाशा शुरू था और रेड किप के बालकनी में से रेनीरा, मशरूम, मिसारिया और एगॉन द यंगर और बाकी के लोग ये सभी चीज़ें बाहर से देख ही रहे थे। अभी ये सब चलते हुए रेनीरा की शी ड्रैगन सायरैक्स एक्चुअली किंग्स लैंडिंग में ऊपर यहाँ वहाँ पर घूम रही थी। उसने अपने बॉडी पर से जॉफरी को नीचे गिराया था, वो मर गया था, बट वो किंग्स लैंडिंग के आसमान में गुस्से में यहाँ वहाँ पर उड़ रही थी, यहाँ वहाँ पर आग फेंक रही थी। बट जैसे ही सायरैक्स को ड्रैगन पिट गिरते हुए दिखता है और उसे पता चलता है कि वहाँ के उसके सारे दोस्त वाले जो भी ड्रैगन्स थे वो मारे गए हैं, तब एग्जैक्टली पता नहीं क्या होता है, बट अकेले सायरैक्स ने ही बिना सोचे सीधा ड्रैगन पिट पर हमला कर दिया। अभी सायरैक्स ने अचानक से वहाँ पर डिस्ट्रॉय किए गए ड्रैगन पिट पर हमला क्यों किया ये भी नहीं पता है और ना ही हमें पता है कि एग्जैक्टली सायरैक्स की मौत वहाँ पर कैसे हुई। इसके रिलेटेड भी कुछ कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार श्राइकोस को जिसने मारा था उसी डेंजरस हॉब द ह्यूअर ने इवन सायरैक्स को मार के गिराया, बट किसी दूसरे एक बीन नाम के क्रॉसबोमैन ने कहा कि उसने एक बहुत ही बड़ा जलता हुआ एक फायर बोल्ट यूज किया था जिससे उसने सायरैक्स को मार गिराया। देन ऐसे ही कोई एक सर वॉरिक व्हीटन करके बंदा था, उसने कहा कि सायरैक्स इंजर्ड होके जब नीचे गिरी थी तभी उसने सीधा सायरैक्स पे अपने तलवार से अटैक किया और सायरैक्स का पंख अपने वलेरियन स्टील तलवार से फाड़ दिया। अभी कहा जाता है कि ये जो सर वॉरिक व्हीटन की वलेरियन स्टील की तलवार थी वो लैमेंटेशन हो सकती है। तो इस तरीके से 2-4 लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सायरैक्स को मार गिराया है, बट एग्जैक्टली किसने मार गिराया वो पता नहीं। बट जो भी हो, सायरैक्स भी ड्रैगन पिट के जस्ट बाहर मारा गया था क्योंकि उसने अपने ड्रैगन दोस्तों का बदला लेने के इरादे से वहां पर अटैक किया और उसकी वो बड़ी गलती हो गई। तो इस तरीके से किंग्स लैंडिंग में मौजूद 5 अलग अलग ड्रैगन्स इस भयानक मॉब, इस भयानक किंग्स लैंडिंग के राइट्स के बाद में मारे गए थे। दिस वॉज द डाइंग ऑफ द ड्रैगन्स। और अभी इसके बाद में क्वीन रेनीरा का सब कुछ लूट गया था।
एक तरह से ये राइट्स ऑफ द किंग्स लैंडिंग एंड स्टॉर्मिंग ऑफ द ड्रैगन पिट जो इस दिन हुए थे वो एक छोटी बैटल ही हुई थी किंग्स लैंडिंग में, और बहुत ही ज़्यादा नुकसान रहेनिरा ने झेला था। इस समय पर हार्डली यही कुछ 300 मेन एट आर्म्स रेड किप में थे। वो सभी वैसे पावरफुल तगड़े मेन एट आर्म्स थे और कुछ उसमें से नाइट्स भी थे, बट वो किंग्स लैंडिंग के डेडली पॉपुलेशन के सामने कुछ भी नहीं थे। कभी भी इस समय पर वो बड़ा सा मॉब रेड किप में घुस सकता था, और अभी इस समय रेड किप को बचाने के लिए वहाँ पर साइरैक्स भी नहीं थी। दिस वॉज ओवर। वहाँ पर एक रहेनिरा की ब्लैक काउंसिल की मीटिंग होती है जिसमें अगेन मशरूम, मिसारिया, सेप्टन यूस्टस, मैंडरली ब्रदर्स ऐसे सभी लोग मौजूद थे, और वो सभी लोग रहेनिरा को रिक्वेस्ट करते हैं कि योर ग्रेस, आपका यहाँ पर अभी कुछ नहीं रहा। अगर आप रेड किप में रहोगे तो आपको मौत मिलेगी। रहेनिरा को भी अभी समझ में आ गया था कि रेड किप में रहना अभी उसके लिए बहुत ही डेंजरस है। उसके हाथ से आयरन थ्रोन का तख्त अभी चला गया है, पूरा स्मॉल फोक उसके खिलाफ है, और वो बिल्कुल भी अभी किसी पर भी रूल नहीं कर सकती। उसके पास उस समय पर कोई ऐसी आर्मी नहीं थी जो कि उसे मदद कर सके। उसके पास में यही कुछ सिर्फ 300 से 500 मेन एट आर्म्स रेड किप में बाकी थे, एंड दैट्स अबाउट इट। तो रहेनिरा को कुछ टाइम के लिए तो समझ में नहीं आता एग्जैक्टली क्या करे, बट जब वो अपने बेटे एगोन द यंगर को देखती है तब वो इमोशनल होके उसे गले लगाती है और उसे समझता है कि एगोन को बचाने के लिए उसे वहाँ से रेड किप में से, किंग्स लैंडिंग में से भागना बहुत ज़रूरी है। उसने अपने ब्लैक काउंसिल वालों की बात मानी और वो सभी डिसाइड करते हैं कि क्वीन रहेनिरा को सीक्रेटली किंग्स लैंडिंग में से निकाला जाएगा। अभी इस समय तक रात के यही कुछ 2-3 बज चुके थे। सब जगह पर बाहर किंग्स लैंडिंग में अभी भी बहुत शोर शराबा शुरू ही था, और इसी सब के बीच में रेड किप में रहेनिरा की पैकिंग शुरू हो गई। रहेनिरा ने जितने जल्दी अपनी सभी चीज़ें ले सकती है इम्पोर्टेंट वो सभी ली, और वो अपने बेटे एगोन द यंगर के साथ में किंग्स लैंडिंग को छोड़ने निकल गई। रहेनिरा के साथ में उसका बेटा एगोन द यंगर होता है, और उसके साथ साथ मैंडरली ब्रदर्स भी भागते हैं। उसी के साथ साथ उस रॉयल पार्टी के सेफ्टी के लिए सर बैलोन बिर्क और उनके कुछ 20 लॉयल तगड़े गोल्ड क्लोक्स होते हैं, और रहेनिरा के साथ में उसके 4 क्वींस गार्ड भी होते हैं, सर लाइनल बेंटली, सर हैरोल्ड ड्रेक, सर एड्रियन रेडफोर्ड एंड सर लॉरेथ लैंड्सडेल। उसी के साथ साथ रहेनिरा की 4 लेडीज इन वेटिंग भी थी, इंक्लूडिंग रहेनिरा की फेवरेट लेडी इन वेटिंग एलिंडा मैसी। तो ये ग्रुप सीक्रेटली ड्रैगन गेट से कहीं तो नॉर्थ के तरफ निकल जाता है। अभी एग्जैक्टली उनका प्लान क्या है, वो कहाँ जा रहे हैं, वो अभी मैं इस एपिसोड में नहीं बताऊंगा। वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से नेक्स्ट लंबे बड़े एपिसोड में पता चलेगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। नाउ इस समय पर हम थोड़ी और चीज़ों के बारे में जानते हैं कि आखिर इस बड़े इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक दिन के आखिरी कुछ पलों में क्या हुआ, आखिरी लम्हों में क्या हुआ। तो इस समय पर रेड किप में सिर्फ सेप्टन यूस्टस, बोना मशरूम और मिसारिया ही रेड किप में रहे थे। तो जैसे कि हमने जाना कि रहेनिरा एक्चुअली ड्रैगन गेट के एक सीक्रेट रास्ते से किंग्स लैंडिंग से बाहर निकलती है, और वो वहाँ से कहीं तो निकल गई है। बट वैसे करने के पहले एक्चुअली सर बैलोन बिर्क ने उनके अच्छे तगड़े नाइट सर गार्थ द हेयरलिप को रेड किप में भेजा था ताकि वो रेड किप का अच्छे से डिफेंस कर सके। सर बैलोन बिर्क ने इस सर गार्थ द हेयरलिप को अच्छे से समझाया कि रेड किप को अच्छी तरीके से सब जगह से कैसे बंद किया जाए, और उसके बाद में उन्होंने सर गार्थ को वहां पर अच्छा डिफेंस करने के लिए अच्छे तगड़े 100 सिटी वॉच के मेन एट आर्म्स भी दिए। तो ऐसे तगड़े 100 मेन एट आर्म्स के साथ में सर गार्थ द हेयरलिप रेड किप को डिफेंड करने लगे। बट ये बंदा एक टर्न क्लोक अपॉर्चुनिस्ट निकला।
जैसे ही किंग्स लैंडिंग के एक कोने में पूरे ड्रैगन्स को मारा गया है, ये सब चीजें पूरे किंग्स लैंडिंग में फैलती है, तो इस चीज का फायदा उठाकर आयरन थ्रोन को सीज करने के लिए सबसे पहली मूवमेंट करता है सर पर्किन द फ्ली और उसका किंग ट्रिस्टन। सर पर्किन को जैसे ही पता चला कि सायरैक्स ड्रैगन अभी रेड कीप के सामने नहीं है, तो वो किंग ट्रिस्टन के साथ मिलके यही कुछ अपने ऑलमोस्ट 2000 गटर नाइट्स को लेके सीधा रेड कीप के बाहर आ गया। वहाँ पर वो जैसे ही बाहर आता है तो वो इजीली रेड कीप में कभी ना कभी घुसने वाला ही था, बट वैसे फोर्सफुली रेड कीप में घुसने के पहले ही गार्थ द हेयर लिप ने सीधा रेड कीप के दरवाजे ही खोल दिए। तो एक्चुअली सर पर्किन द फ्ली और सर गार्थ द हेयर लिप में एक समझौता हुआ था। सर पर्किन द फ्ली ने एक्चुअली सर गार्थ द हेयर लिप को अपना जुबान दिया था, अपना एक वर्ड दिया था, एक प्रॉमिस किया था कि अगर रेड कीप के दरवाजे गार्थ खोलते हैं और किंग ट्रिस्टन के सामने वो घुटने टिकाते हैं तो उन्हें माफ किया जाएगा और रेड कीप में किसी को भी मारा नहीं जाएगा। तो सर गार्थ द हेयर लिप वैसा ही करते हैं, वो रेड कीप के दरवाजे खोलते हैं, बट जैसे ही दरवाजे खोले गए सर पर्किन द फ्ली गार्थ के साथ में एक बड़ी गद्दारी करता है और आयरन थ्रोन के सामने उस गार्थ द हेयर लिप को वो अपने हाथों से बिहेड करता है। फिर वहीं पर उस समय पर एक्चुअली सर हार्मन ऑफ द रीड्स भी होते हैं, उनको भी बिहेड किया जाता है और वैसे ही जितने भी रेनिरा के लॉयलिस्ट थे, सपोर्टर्स थे, उन सभी को एक एक करके बुरी तरीके से मारा गया। ये सब जब सर पर्किन द फ्ली और ट्रिस्टन का रेड कीप का टेक ओवर चल रहा था, तभी उस समय पर लेडी मिजारिया एक्चुअली रेड कीप के सीक्रेट डंजन वाले रास्तों से भागने के फिराक में थी, बट वो पकड़ी गई। जैसे ही सर पर्किन ने इस मिसारिया को देखा तो उन्होंने उसे एक बहुत ही हॉरर सजा सुनाई। उस दिन शाम को किंग्स लैंडिंग के रास्तों पर मिसारिया की एक नंगी परेड निकाली गई थी। पूरी तरह से नेकेड मिसारिया को रेड कीप से लेके गेट ऑफ द गॉड्स तक परेड में चलाया गया था और वैसे करते करते उसे बहुत ही बुरी तरीके से विप किया जा रहा था। हार्डली यही कुछ 50 से 100 मीटर के बाद में नेकेड मिसारिया की पूरी हड्डी पसली एक होती है और उसकी बहुत ही हॉरिबल डेथ वहां पर होती है। तो मिसारिया की तो एक तरफ बहुत ही बुरी मौत हुई, बट दूसरे तरफ सरप्राइजिंगली मशरूम को पर्किन द फ्ली नहीं मारता। उसे लगता है कि एक बोने को उसे नहीं मारना चाहिए और मशरूम की मानते हैं तो उसने एक्चुअली ट्रिस्टन को कुछ बहुत ही फनी जोक सुनाए और उसी के वजह से सो कॉल्ड किंग ट्रिस्टन ने मशरूम को बख्श दिया था। मशरूम के साथ साथ ही सेप्टन यूस्टस को भी वो नहीं मारते क्योंकि एक्चुअली वो एक धर्म गुरु है, वो रॉयल सेप्टन है और अगर वो उनको मारते हैं तो उनको पाप लगेगा, ऐसा ट्रिस्टन और सर पर्किन को लगता है, इसलिए सेप्टन यूस्टस की जान बची। इवेंचुअली ये सो कॉल्ड ट्रिस्टन एक्चुअली आयरन थ्रोन पे बैठता है और उसके सामने सभी गटर छाप गली के कीड़े उस रेड कीप के दरबार में उस दिन उसको सलाम ठोकते हैं, उसके सामने बेंड नी करते हैं। इसके बाद में सर पर्किन ने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और भी डिसीजंस लिए और इस डिसीजन में सबसे पहले तो उन्होंने रेड कीप के डंजन्स में रखे गए कई सारे अलग अलग लुच्छे, लफंगे, गुंडे, कमीने लोगों को रिहा कर दिया। लिटरली सर पर्किन ने पूरे रेड कीप के डंजन्स को खाली कर दिया और उन सभी लफंगों ने किंग ट्रिस्टन के सामने घुटने टिका दिए। अब ऐसे कई सारे अननोन गुंडों को वगैरह सर पर्किन और ट्रिस्टन ने रिहा कर दिया, बट ऐसे डंजन्स में से आज़ाद किए गए लोगों में ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट लोग भी हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं। हमने पहले कुछ एपिसोड्स में अच्छे से देखा था कि पुराने क्वीन रेनिरा ने कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को, कुछ इम्पोर्टेंट मेंबर्स को रेड कीप के डंजन्स में रखा था।
तो ऐसे जो कुछ इम्पोर्टेंट लोग रेड कीप के डंजन्स में से रिहा किए गए थे उसमें सबसे पहले तो आते हैं वन एंड ओनली लेजेंडरी कॉर्लिस वेलेरियन। फिर इसके बाद में सर पर्किन ने रिहा किया ग्रीन्स के स्मॉल काउंसिल के कुछ लोगों को, जिसमें सबसे पहले तो आते हैं ग्रैंड मास्टर ओरवाइल, देन आता है टाइलैंड लैनिस्टर एंड सरप्राइज सरप्राइज वहाँ पर होती है इवन एलिसेंट हाईटावर। इन सभी को वहाँ से रिहा किया जाता है, बट वहाँ पर डंजन्स में रहते रहते इतने टाइम से उन सभी लोगों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुए थे। वैसे कॉर्लिस पे तो कुछ ज़्यादा जुल्म नहीं हुए थे, बट एलिसेंट हाईटावर के साथ में बहुत ही हॉरिबल चीज़ें पिछले 3 महीनों में कुछ हुई थी। लेडी मिजारिया ने एलिसेंट हाईटावर के बदन को पूरे किंग्स लैंडिंग के ब्रॉथल्स में, होर हाउसेस में बेचा था, और ऐसी ही सब 3-4 महीनों से बहुत ही बुरी चीज़ें एलिसेंट हाईटावर के साथ में शुरू थी। दूसरे तरफ टाइलैंड लैनिस्टर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। ग्रीन्स के एक ज़माने के मास्टर ऑफ कॉइन रहे टाइलैंड लैनिस्टर से फाइनेंस रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। टाइलैंड की दोनों आंखें नोच के निकाली गई थी और उसके हाथों और पैरों के सभी नाखून खींच के निकाले गए थे। इसी के साथ साथ टाइलैंड लैनिस्टर को गेल्ड करके नामर्द बनाया गया था। एक जमाने का ये लैनिस्टर लायन अभी इस समय पर एक अंधा अपाहिज बन चुका था। तो किंग ट्रिस्टन और सर पर्किन द फ्ली के लीडरशिप में ऐसी कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें अभी इस नए राज में शुरू हो गई थी। बट इन्हीं सब के बीच में होती है एक सबसे शॉकिंग डिस्कवरी पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन के कहानी की। आउट ऑफ नोवेयर एक दिन रेड कीप में आता है लैरिस द क्लब फोर्ट स्ट्रॉन्ग। यस, लैरिस इज बैक। पता नहीं ये लैरिस स्ट्रॉन्ग रेड कीप में इस समय पर अचानक से कहाँ से आ टपका। लैरी स्ट्रॉन्ग अचानक से आता है, और कुछ थियोरीज की अगर हम मानते हैं तो जब से फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग हुआ था तब से लैरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली रेड कीप के ही किसी सीक्रेट कमरे में छुपा था। हाफ ईयर क्वीन रैनीरा ने 6 महीनों तक रेड कीप में बैठ के राज किया, और उन 6 महीनों में अंधेरे में रह के कहीं तो छुप के लैरी स्ट्रॉन्ग अपना अलग से गेम खेल रहा था। अभी वैसे एग्जैक्टली पता नहीं कि लैरी स्ट्रॉन्ग कहाँ पे छुपा था, बट कुछ थेरीज के अनुसार लैरी स्ट्रॉन्ग या तो रेड कीप के किसी एक सीक्रेट तहखाने में छुपा था जहाँ पे उसे बराबर से खाना वगैरह मिलता था, जो भी उसे सर्विस चाहिए वो मिलती थी, और वो वहीं से अपना गेम खेलता था। या फिर ऐसा भी एक थियरी है कि लैरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली किंग्स लैंडिंग में एक जगह पे कहीं तो छुपा हुआ था जहाँ से वो पूरे किंग्स लैंडिंग के जनता को बराबर से सीक्रेटली भड़का रहा था, कुछ ना कुछ रूमर्स वगैरह छोड़ के रैनीरा के खिलाफ। तो ऐसे कुछ थियरीज है, बट एग्जैक्टली पता नहीं कि लैरी स्ट्रॉन्ग कहाँ से आया था। बट ये हमें पता है कि जैसे ही पर्किन और ट्रिस्टन वहां पर आते हैं आयरन थ्रोन पर, तभी लैरी स्ट्रॉन्ग अचानक से टपक गया था। तो दैट इज द मास्टरमाइंड ऑफ वन ऑफ द डेडलीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेयर ऑफ डांस ऑफ द ड्रैगन्स। जैसे ही लैरी स्ट्रॉन्ग पर्किन द फ्ली को मिलते हैं तो बिलीव इट और नॉट, पर्किन द फ्ली एकदम रिस्पेक्ट से लैरी से बात करते हैं। वो दोनों भी हाथ मिलाते हैं, और हमें उस समय पर एक लम्हा देखने मिलता है कि ट्रिस्टन आयरन थ्रोन पर है, एक साइड में पर्किन होता है तो दूसरे साइड में लैरी स्ट्रॉन्ग होता है। अब पता नहीं ऐसे ट्रिस्टन को किंग बनाने का और सर पर्किन को उसका राइट हैंड बनाने का ये जो कुछ भी कारोबार हुआ था, क्या ये सब कुछ लैरी स्ट्रॉन्ग का ही प्लान था? हु नोज, वो सभी थियरीज है, बट ऐसा जरूर हो सकता है। तो अभी इस तरीके से कोई सो कॉल्ड बास्टर्ड टारगेरियन, कोई ट्रिस्टन नाम का बंदा इस समय पर आयरन थ्रोन पे बैठा था, और वो अभी अपने आप को ट्रिस्टन ट्रू फायर कहने लगा था। बट इस समय पर किंग्स लैंडिंग में ट्रिस्टन ट्रू फायर सिर्फ अकेला किंग नहीं था। दूसरी तरफ विसन्या के हिल पर
एक गेमॉन पेल हेयर नाम का सिर्फ कोई 4 साल का एक बास्टर्ड किंग बनाया गया था और इसका रीजन था 2 लेस्बियंस एसी और सिल्वेना। उनके वजह से ये कोई एगोन द सेकंड का बास्टर्ड अभी राजा बनाया गया था और उस पूरे इलाके के जितने भी होर्स वगैरह थे और उन सभी होर्स के जितने भी दीवाने मर्द जो भी अलग अलग मेन एट आर्म्स और कई सारे अलग अलग बंदे थे वो सभी इस गेमॉन पेल हेयर को अपना राजा मानते होते हैं। तो ये भी यही कुछ 6000 के आसपास लोग थे जो अभी इस गेमॉन पेल हेयर को किंग कहने लगे थे। देन फाइनली एक तीसरा किंग भी होता है कॉल्ड सो कॉल्ड ड्रैगन स्लेयर शेपर्ड, जो अभी सबको बताने लगा था कि उसी ने साइरैक्स को मार गिराया था और वही सबको मोक्ष दिलाएगा, सबको मुक्ति दिलाएगा। उसके कुछ अजीबोगरीब भाषण शुरू ही थे और उसके अभी भी ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास फॉलोअर्स थे और ऐसी सब चीज़ें किंग्स लैंडिंग में होती है। तो इस तरीके से ऐसे 3 अलग अलग किंग्स लैंडिंग में बने थे जो अगले 15 दिनों तक अच्छी तरीके से किंग्स लैंडिंग में राज करते हैं और इस समय में पूरा किंग्स लैंडिंग वापस जलते रहता है। और इसी 15 दिन के पीरियड को वेस्टेरोस के इतिहास में मून ऑफ 3 किंग्स भी कहा गया है और कई लोग तो इसे कहते हैं मून ऑफ मैडनेस। तो दोस्तों दिस वॉज इट। This was the dying of the dragons, Queen Rhaenyra overthrown. I hope आपको ये लंबा इंटेंस एपिसोड पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लॉर्ड्स एंड लेडीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की दुनिया के अलग अलग एपिसोड्स और भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस नए साल में आते ही रहेंगे, तो आप नोटिफिकेशन आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए। डोंट मिस आउट ऑन एनी एपिसोड। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। Ciao.